डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र, जातियां और घटनाएं बनावटी हैं। यदि ये किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से मिलती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। वार्निंग, इस कहानी को ज़्यादा सुनने से आपको इसकी लत लग सकती है, इसलिए इसे अपने जोखिम पर और ध्यान से सुनें। क्या आप इस कहानी के अगले एपिसोड्स जल्दी देखना चाहते हैं? तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम अगला पार्ट जल्दी अध्याय 376 वांग मेन का चुनाव। फ्लोटिंग जेड पैलेस के सामने दसियों हजार भटके हुए साधक इकट्ठा हो चुके थे, जिन्होंने लगभग पूरे महल को घेर लिया था। इन दसियों हजार साधकों के सबसे आगे वांग मेंग मानव कबीले के 9 अन्य डाओ फाउंडेशन भटके हुए साधकों के साथ खड़ा था। उसके साथ लिनमू, आओ बाय और हाइकिंग भी थे। सभी चुपचाप विशाल कांस्य द्वार को देख रहे थे। फ्लोटिंग जेड पैलेस के कांस्य द्वार, जो सामान्यतः खुले रहते थे, अब पूरी तरह बंद थे। द्वार पर आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी और प्रकाश की तरंगें चमक रही थीं। इसका मतलब था कि महल की सुरक्षा निर्माण सक्रिय हो चुका था और इसे तोड़ना सैकड़ों डाओ फाउंडेशन साधकों के लिए भी आसान नहीं था। भाई वांग, अब हम ऐसे नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि वे बैंगनी दानवी किरणें जल्द ही पूरे फ्लोटिंग जेड एरे को ढक लेंगी। अगर हमने इसे बंद नहीं किया। लिनमू ने बात अधूरी छोड़ दी। वह जानता था कि वांग मेंग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अकेले महल की सुरक्षा तोड़ नहीं सकता था। और अगर सुरक्षा टूट भी गई तो भी बाएं संरक्षक से नियंत्रण वापस लेना लगभग असंभव था। कहावत सही है, किसी को उसके रूप से मत आंको। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाएं संरक्षक हमें धोखा देगा। हाइकिंग ने गुस्से में पैर पटका। वह पहले बाएं संरक्षक पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। अब इन बातों का क्या फायदा? मुझे तो लगता है कि राजा को बाएं संरक्षक ने पहले ही मार दिया है। आओ बाई ने ठंडी नज़र से आसमान में फैलती बैंगनी रोशनी को देखते हुए कहा। गरुड़ कबीला हमेशा से द्वीप के राजा के सबसे करीब था, इसलिए वे उसकी चिंता सबसे ज्यादा करते थे। लगता है फ्लोटिंग जेड आइलैंड अब खत्म हो गया। हाइकिंग का चेहरा निराशा से भर गया। वह ऊपर देख रहा था जहां पूरा एरे लगभग बैंगनी रंग में बदल चुका था। अब समाधान केवल फ्लोटिंग जेड पैलेस के केंद्र में ही बचा था। वांग मेंग चुप था। वह धीरे धीरे विचारों में डूब गया। फिर अचानक उसकी आंखों में दृढ़ता चमकी। वह आगे बढ़ा। तेजी से वह फ्लोटिंग जेड पैलेस के द्वार तक पहुंच गया। सभी की नज़रें उस पर टिक गईं, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वांग मेंग ने जोर से कहा, बाएं संरक्षक, क्या तुम सच में फ्लोटिंग जेड आइलैंड के लाखों साधकों को मरते हुए देखना चाहते हो? अगर तुम बाहर आकर एरे बंद कर दो तो मैं मानव कबीले के भटके हुए साधकों की ओर से आत्मसमर्पण कर दूंगा। उसकी आवाज़ पूरे महल में गूंज उठी। उसके पीछे खड़े 9 डाओ फाउंडेशन साधकों के चेहरे बुझ गए। वे समझ गए थे वांग मेंग का ये निर्णय मानव कबीले के बलिदान को स्वीकार करना था। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। ऐसे इंसान का निर्णय, जो लाखों लोगों की जान बचाने के लिए अपने लोगों का बलिदान स्वीकार कर ले, वह सम्मान के योग्य था। यहाँ तक कि बाकी कबीले के साधक भी उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। वांग मेंग का निर्णय स्पष्ट था। मानव कबीले का बलिदान देकर वह पूरे द्वीप को बचाना चाहता था। लेकिन बाएं संरक्षक संतुष्ट नहीं था। महल के भीतर से एक ठंडी आवाज़ गूंजी, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे नहीं अपनाया। अब मैं तुम सबको मार दूंगा। वांग मेंग ने शांत होकर पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं बचा? मैं पूरे फ्लोटिंग जेड आइलैंड को नष्ट कर दूंगा, और इसका दोष राजा पर है। बाएं संरक्षक की आवाज़ में गुस्सा और पुरानी कड़वाहट थी। वांग मेंग समझ गया, यह विद्रोह किसी वर्तमान कारण से नहीं, बल्कि 100 साल पुरानी दुश्मनी से जुड़ा था। उसने धीरे से कहा, अगर राजा ने पहले ही जड़ से सफाई कर दी होती तो आज ये संकट नहीं आता। अब वह समझ चुका था बाएं संरक्षक का मन नहीं बदलेगा। चारों ओर एक भारी, दम घोंट देने वाला दबाव फैल गया। अचानक धड़ाम, एक साधक का शरीर बिना कारण फट गया और खून की धुंध में बदल गया। फिर एक और फिर कई साधक एक साथ फटने लगे। वांग मेंग की मुट्ठियां कस गईं, उसकी नसें तक कांप रही थीं। वह क्रोध को दबा रहा था। ये शियू, उसने पीछे मुड़कर पुकारा, आपका सेवक यहाँ है। एक हरे वस्त्रों वाला साधक आगे आया। आज से तुम मानव कबीले के नए नेता हो, और जब फ्लोटिंग जेड एरे खुल जाए, अगर तुम समुद्री दानव साधकों से समझौता कर सको तो मानव कबीले का बलिदान तुम संभालोगे। नेता, ये शियू चौंक गया, लेकिन वांग मेंग ने उसे रोक दिया। मैंने कहा, समझ लिया। समझ गया, ये शियू ने भारी मन से जवाब दिया। भाई वांग, बाकी नेता चिल्ला उठे। उन्हें समझ आ गया था वांग मेंग यह अंतिम निर्णय ले रहा है। तभी बाएं संरक्षक की आवाज़ फिर गूंजी, अगर तुम खुद को भी बलिदान कर दो तब भी यह सुरक्षा दीवार नहीं टूटेगी। वांग मेंग मुस्कुराया, मैं जानता हूं, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम भी अपनी पूरी ताकत में नहीं हो। तुम बुरी तरह घायल हो, इसलिए छिपे हो। बाएं संरक्षक की आवाज़ अचानक कांप गई। बकवास, लेकिन वांग मेंग पहले ही तैयार था।
उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा जलने लगी, जैसे कोई अदृश्य अग्नि उसे भस्म कर रही हो। उसका शरीर बिजली की तरह चमका और सीधे कांस्य द्वार की ओर बढ़ गया। खुलो, उसने पूरी शक्ति से टक्कर मारी। उस क्षण वह एक छोटे सूरज की तरह जल रहा था। सब लोग उसे रोकने दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने अपनी आत्मा और पूरी शक्ति जला दी थी। एक भयानक गड़गड़ाहट पूरे फ्लोटिंग जेड आइलैंड में फैल गई। दुनिया जैसे कांप उठी। तेज प्रकाश ने बादलों को चीर दिया और हर रंग फीका पड़ गया। विशाल फ्लोटिंग जेड पैलेस जोर से हिल उठा। छत टूट गई, टाइलें बिखर गईं, दीवारें दरक गईं, और शक्तिशाली सुरक्षा निर्माण जो अब तक अडिग था, वह भी इस भयानक टक्कर के सामने कांपने लगा। अध्याय 377 मानव जाति साधना गठबंधन। महान संसार। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय। बाएं और दाएं संरक्षक वापस लौट आए थे। संप्रदाय में लौटने से पहले दोनों ने एक बहुत ही छिपे हुए स्थान पर रुककर लगातार भूविश की समस्या को हल करने के तरीके खोजने की कोशिश की, लेकिन वे आरव शर्मा के नियंत्रण में रहना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से गू कीड़ा दिल के बहुत करीब था और उसे निकालना संभव नहीं था। यदि उस पर जरा भी खतरा महसूस होता तो वह तुरंत पलटवार कर देता। हृदय में होने वाला असहनीय दर्द उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा तक उपयोग नहीं करने दे रहा था। वे आगे प्रयास करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। अंत में उन्हें हार मानकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि वे सच बताने की बजाय एक बहाना लेकर लौटे, जैसा सबने पहले से अनुमान लगाया था। दोनों संरक्षकों को काय का टैग मिल गया, लेकिन साधना की दुनिया में यह कोई बड़ी शर्म की बात नहीं थी। कोई भी साधक ऐसी स्थिति में पहले अपनी जान बचाता। किसी को भी सच्चाई की परवाह नहीं थी। उन्होंने आरव शर्मा के नियंत्रण की बात किसी से साझा नहीं की। ये रहस्य उन्होंने अपने भीतर ही रखा, क्योंकि यदि मुरोंगफू को पता चल जाता तो वह उन्हें तुरंत मार देता। वह चौथे रैंक पृथ्वी क्षेत्र से ऊपर है, और तुम विवरण भी पूरी तरह नहीं जानते। मुरोंगफू और अन्य बुजुर्ग ये सुनकर स्तब्ध रह गए। महान संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए थे, और कोई इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकता था, यह उनकी समझ से परे था। अच्छा हुआ कि सातवें बुजुर्ग ने हमारे लिए बलिदान दिया, वरना हम लौट भी नहीं पाते, बाएं संरक्षक ने झूठी घबराहट के साथ कहा। उसकी कहानी पूरी तरह विश्वसनीय लग रही थी। आखिर यह ड्यूक ही कौन है? वह ऐसे हालात में भी अपना दाव फाउंडेशन विकसित कर इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? मुरोंगफू का चेहरा गंभीर हो गया। उसके मन में यह भी आया कि वह भाग्यशाली था कि उसने खुद जाकर जांच नहीं की, वरना वह भी खतरे में पड़ सकता था। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि बाएं दाएं संरक्षक झूठ बोल रहे हैं, झुककर समर्पण कर चुके हैं और अब गुप्त रूप से आरव शर्मा के सहयोगी बन चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि एक परित्यक्त महान संसार से कोई इतना तेजी से साधना कर सकता है, एक बुजुर्ग ने कहा। आरव शर्मा की शक्ति मानव जाति के लिए शुभ थी, लेकिन हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लिए ये चिंता का विषय था, क्योंकि शेनचंगी और सातवें बुजुर्ग दोनों उसी के हाथों मारे गए थे। यदि वे शत्रुता छोड़कर मित्रता करते तो संप्रदाय की प्रतिष्ठा गिरती, और यदि वे संघर्ष जारी रखते तो उन्हें उस रहस्यमयी शक्ति के खिलाफ बहुत सावधानी रखनी पड़ती, क्योंकि चौथे रैंक पृथ्वी क्षेत्र से ऊपर के व्यक्ति को मारना आसान नहीं था। एक छोटी सी गलती भी विनाश ला सकती थी, इसलिए पूरा संप्रदाय दुविधा में था। तभी दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मैंने सुना है कि उत्तर के ठंडे समुद्र से राक्षसी साधकों की सेना अचानक निकली है और 3 द्वीपों पर हमला कर रही है। अगर इस समय मानव जाति आपस में लड़ने लगे तो ये हमारे लिए विनाश होगा। ये बात सभी के लिए एक रास्ता थी पीछे हटने का। मनुष्य और राक्षस पहले से ही एक दूसरे के शत्रु थे। अब राक्षस कमजोर मानव जाति पर हमला करने की तैयारी में थे। इसके अलावा न्यू वर्ल्ड में मानव संप्रदायों का गठबंधन भी कमजोर पड़ चुका था। अगर वे भी अंदरूनी युद्ध में फंस गए तो कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता था। ये सोचकर सभी और चिंतित हो गए, यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख मुरोंगफू भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। यदि राक्षसी जाति 5वें रैंक पृथ्वी क्षेत्र तक पहुंच गई तो मानव जाति गंभीर खतरे में होगी, एक नेता ने कहा। पुराने समय में मानव जाति शक्तिशाली थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। राक्षसी जाति ने सैकड़ों वर्षों से अपनी शक्ति छिपाकर रखी थी। वे सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे धीरे धीरे मानव जाति से आगे बढ़ते जा रहे थे। 5वें रैंक पृथ्वी क्षेत्र में सफलता पाना आसान नहीं है, मुरोंगफू ने शांत स्वर में कहा। मुझे लगता है कि वह राक्षस शायद असफल हो जाएगा, लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं था। ये केवल लोगों को शांत रखने के लिए कहा गया था। वास्तविकता में खतरा बहुत बड़ा था। मुरोंगफू ने आगे कहा, यदि स्थिति और बिगड़ती है तो हमें न्यू वर्ल्ड छोड़ना होगा और अपनी पूरी शक्ति महान संसार में लगानी होगी। वहाँ की भूमि दिव्य ऊर्जा से भरपूर है और मानव जाति की रक्त रेखा वहीं सुरक्षित रह सकती है। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था। न्यू वर्ल्ड में करोड़ों लोग बसे हुए थे। अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो यह विनाश के बराबर था। उन्हें वापस लाना भी लगभग असंभव था। इसलिए हर कोई भारी दुविधा में था। और इस बीच फ्लोटिंग जेड आइलैंड की स्थिति से आने वाली खबरें और भी अधिक चिंताजनक होती जा रही थीं।
अध्याय 378 रहस्यमय व्यक्ति। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। फ्लोटिंग जेड पैलेस को घेरने वाला सुरक्षा एरे एक एक करके बारीक धूल में बदलकर हवा में बिखर गया। यहाँ तक कि भारी कांस्य द्वार भी उस भयानक टक्कर में दर्द कर गिर पड़ा। वांग मिंग का अस्तित्व उसी क्षण गायब हो गया और साथ ही पूरा फॉर्मेशन नष्ट हो गया। भव्य फ्लोटिंग जेड पैलेस अब एक खंडहर बन चुका था। कबीले के नेता। धूल के बीच कई चीखें एक साथ गूंज उठीं। मानव कबीले के भटके हुए साधक तुरंत महल की ओर दौड़े और हवा में उड़ती फटी हुई चादर जैसी वस्तु को पकड़ लिया। ये वांग मिंग के शरीर के नष्ट होने के बाद बचा हुआ अंतिम अवशेष था। कबीले के नेता ये शियू ने दोनों हाथों से वह कपड़ा थाम लिया। पूरे आसमान में शोक फैल गया। बाएं संरक्षक को मारो, वांग मिंग का बदला लो। गरुड़ कबीले के नेता आओ बाई ने क्रोध में चीखते हुए अपनी तलवार निकाल ली और सबसे पहले महल की ओर दौड़ पड़ा। हमला करो, गद्दारों को मारो, नेता का बदला लेंगे। आओ बाई के नेतृत्व में दसियों हजार साधक बाढ़ की तरह टूट पड़े। टूटी दीवारों, खिड़कियों और दरारों से भरे महल के अंदर दो आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट हुईं। संरक्षक, अब क्या करें? शियोंग तियान ने चिंता से पूछा, जबकि वह जमीन पर बैठे बाएं संरक्षक को देख रहा था। बाएं संरक्षक शांत था। वह क्रॉस लेग होकर बैठा मुस्कुराया। चिंता मत करो, वांग मिंग वास्तव में एक महान व्यक्ति था। उसने सही अनुमान लगाया कि मैं घायल हूं, लेकिन अफसोस वह एक कदम देर कर गया। उसकी मुस्कान के साथ ही अचानक पूरा फ्लोटिंग जेड आइलैंड गहरे बैंगनी रंग में डूब गया। फ्लोटिंग जेड एरे पूरी तरह रक्त एरे द्वारा संक्रमित हो चुका था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जैसे ही साधक महल के अंदर घुसे, उनके शरीर अचानक फटने लगे। खून और मांस हवा में बिखर गया और अधिक लोग विस्फोट में बदलते गए। हर तरफ खून की धुंध फैल गई। दसियों हजार साधक, जो कुछ क्षण पहले क्रोध से भरे हुए थे, अब डर के मारे कांपने लगे। मौत की आभा उनकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। देखो, आसमान में क्या है? एक गरुड़ कबीले के साधक ने अचानक चिल्लाया। सभी ने एक साथ ऊपर देखा। गहरे आकाश में एक भयानक और विशाल ऊर्जा उतर रही थी। एक आवाज गूंजी, ये घिनौना फॉर्मेशन जीवित प्राणियों की आत्मा और रक्त को चूस रहा है। और फिर 1000 फीट लंबी भयानक भाला छाया आसमान से गिरी। वह काले रंग की थी, लेकिन उसमें जलती हुई आग थी, जैसे पूरा आकाश जल उठेगा। भाला सीधे बैंगनी एरे पर गिरा। बूम, जैसे साफ आसमान में बिजली गिर गई हो। लेकिन कोई चमक नहीं, सिर्फ विनाश। बैंगनी एरे में दरारें पड़ने लगीं। क्रैक क्रैक, काली दरारें सांप की तरह फैल गईं और पूरे फॉर्मेशन को जकड़ लिया। क्षण भर में पूरा एरे टूटने लगा और फिर भाला वापस खींच लिया गया। बूम, पूरा फ्लोटिंग जेड एरे टूटकर बिखर गया, जैसे उसकी रीढ़ ही खींच ली गई हो। वह अजेय रक्षा निर्माण, जिसे 8000 दानव साधक भी नहीं हिला सके थे, वह 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया। हर कोई स्तब्ध था। दसियों हजार साधक, भागते लोग, समुद्री दानव, सभी आसमान की ओर देख रहे थे। ये कैसे संभव है? बाएं संरक्षक की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हुआ? ली हुआंग भी सदमे में था। 8000 समुद्री दानव साधक खून से लथपथ होकर कांप रहे थे। कौन है? आखिर कौन है? सिक्स त्यान गुस्से और डर से चिल्लाया। और फिर सभी ने देखा कि बैंगनी प्रकाश धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आकाश साफ हो गया और सूरज की रोशनी फिर से द्वीप पर लौट आई। राजा अमर रहें, आपकी शक्ति दिव्य है। दसियों हजार साधक अचानक घुटनों पर गिर पड़े। वे मान चुके थे, ये केवल राजा ही हो सकता है। लेकिन फिर एक काली खाली दरार खुली और उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, वह कोई राजा नहीं था, बल्कि एक साधारण फटे कपड़ों वाला युवा था। उसके हाथ में एक भाला था। वह खुद भी हैरान था। वह नीचे घुटने टेककर बैठे हजारों साधकों को देख रहा था और हल्की सी असहज मुस्कान दे रहा था। राजा नहीं, मानव। क्या किसी ने वांग मिंग से भी आगे जाकर यह शक्ति हासिल कर ली है? अध्याय 379 परिचित रक्त गठन। असंभव, मैंने मानव जाति में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। शायद कोई शक्तिशाली महाशय यहाँ से गुजर रहा था और राक्षसी साधकों की क्रूरता देखकर उसने हस्तक्षेप कर दिया। या फिर वह राजा का कोई मित्र होगा। शायद उसे पता चला कि फ्लोटिंग जेड आइलैंड संकट में है, इसलिए वह मदद के लिए आया है। लगता है अब हमारा फ्लोटिंग जेड बच सकता है। बहुत जल्दी आकाश में प्रकट हुए उस व्यक्ति की पहचान को लेकर हर तरफ चर्चा होने लगी और अनेक अटकलें लगाई जाने लगीं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिस समय वे बातें कर रहे थे, वह व्यक्ति आसमान में खड़ा होकर उनका ध्यान छोड़कर उत्तर दिशा की ओर देख रहा था। वह विशाल समुद्र को उलझन भरी नजरों से देख रहा था। ये तो ठंडी भूमि है। मैं सच में यहाँ वापस आ गया हूँ। ओल्ड झाओ ने तो कहा था कि यह रास्ता सीधे किंग सम्राट के खजाने तक जाएगा। युवा व्यक्ति ने अविश्वास से नीचे फैले काले समुद्र को देखा। यही वह व्यक्ति था जिसने अचानक प्रकट होकर फ्लोटिंग जेड एरे को तोड़ा था। गुमिंग जोऊ। उस समय वह किंग सम्राट के खजाने को देखने जा रहा था। ये झाओ की आनकुन की भी इच्छा थी। लेकिन 3 दिन और 3 रात तक शून्य मार्ग में उड़ने के बाद भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिला।
जब गु मिंगजो उस मार्ग से बाहर निकला तो उसने पाया कि नीचे एक ऐसा गठन है जो जीवों के रक्त और जीवन ऊर्जा को जबरदस्ती खींच रहा था। इसलिए उसने तुरंत उसे तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने गठन तोड़ा, उसे समझ आया कि वह खजाने में नहीं बल्कि फिर से उसी महान संसार में लौट आया है। वह भ्रमित था और कारण समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने झाओ कीआनकुन से पूछा। संभव है सूचना गलत थी, शायद किंग सम्राट का कोई खजाना था ही नहीं। लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो पहचान छिपाना बेहतर है। शू फेग्यू अभी भी इस दुनिया में है और तुम शायद उसके बराबर नहीं हो। झाओ कीआनकुन की बातों ने उसकी शंकाएं साफ कर दीं। गु मिंगजो ने केवल हेयोलियांग से इस खजाने के बारे में सुना था और अन्य लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इसकी सच्चाई संदिग्ध थी। अब वह मान चुका था कि यह खबर झूठी थी, लेकिन यह निराशा अधिक देर नहीं टिकी। उसका ध्यान अभी अभी तोड़े गए उस अजीब गठन पर था। उसने उसे इसलिए तोड़ा क्योंकि उसमें उसे एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ था। यह उसकी स्वर्गीय भक्षण तकनीक जैसा था, लेकिन उससे कहीं अधिक क्रूर और जबरदस्त। यह सीधे जीवों की आत्मा को खींच सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा शू फेग्यू पहले करता था। गु मिंगजो को संदेह हुआ कि यह गठन उसी से जुड़ा हो सकता है। अगर यह सच में शू फेग्यू से संबंधित है तो उसे यहाँ के लोगों को बचाना होगा। नीचे देखते हुए उसने पाया कि असंख्य जीव जमीन पर घुटनों के बल झुके हुए थे। यदि उसने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वे सभी राख बन जाते, उनकी आत्माएं नष्ट हो जाती। ये तरीका अत्यंत क्रूर था। क्या ये फ्लोटिंग जेड आइलैंड हो सकता है? उसने खुद से कहा। वह पहले यानहुआंग आइलैंड जा चुका था और उसे सेक्रेड सोल आइलैंड का भी कुछ ज्ञान था। ये द्वीप उन दोनों से अलग लग रहा था, इसलिए यही फ्लोटिंग जेड आइलैंड हो सकता था। तो पहले इसे देख लेते हैं। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना फैलाई और पूरे द्वीप को घेर लिया। उसके स्तर पर यह करना मुश्किल था, लेकिन संभव था। जैसे ही उसकी चेतना फैली, फ्लोटिंग जेड पैलेस में सभी लोग घुटनों के बल झुककर आभार व्यक्त करने लगे। लेकिन उसी समय बाएं संरक्षक धीरे धीरे उठा। वह मौका देखकर शियोंग तियान के साथ भागना चाहता था। अब स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। अगर वह रुका रहता तो दोनों पक्षों के युद्ध में मारा जाता। लेकिन जैसे ही वह हिला, एक निगाह पहले ही उस पर टिक चुकी थी। अब भागना बहुत देर हो चुकी है। एक तेज तलवार प्रकाश आकाश को चीरता हुआ ऊपर उठा। शू! तलवार इच्छा फैल गई और पूरा महल रोशन हो गया। भीड़ से एक तीखी तलवार उठी और वह थी मानव आवारा साधकों के नए नेता ये शियू और वांग मेंग का रिश्ता गहरा था, वे भाई जैसे थे। वांग मेंग के बलिदान के बाद ये शियू का एक ही लक्ष्य था, बाएं संरक्षक से बदला लेना, क्योंकि उसी की वजह से वांग मेंग की मृत्यु हुई थी। ये शियू के हाथ में जो तलवार थी वह मूल रूप से वांग मेंग की ही थी। तलवार चमकी और वार किया गया। इसी बीच ऊपर आकाश में गु मिंगजो ने अपनी चेतना से पूरी स्थिति समझ ली थी। राक्षसी साधकों ने समुद्र के नीचे से हमला किया था, 2 द्वीप नष्ट कर दिए गए थे और अब फ्लोटिंग जेड आइलैंड उनका अगला लक्ष्य था। ये भी पता चला कि द्वीप का राजा लंबे समय से अनुपस्थित था, जिससे भीतर अस्थिरता फैली हुई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, राक्षसी साधकों ने न केवल एक विशाल रक्त गठन का उपयोग किया था, बल्कि उन्होंने बाएं संरक्षक को भी अपने पक्ष में कर लिया था। अगर गु मिंगजो समय पर नहीं आता तो परिणाम विनाशकारी होते। लेकिन उसने नीचे की लड़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसकी दृष्टि अब उत्तर दिशा की ओर थी, क्योंकि उसके अनुसार समुद्र के नीचे रहने वाले राक्षसी साधक हमेशा सतह पर नहीं आते थे। फिर अब वे इतनी बड़ी तैयारी के साथ क्यों सक्रिय हो गए थे? उसके मन में एक और बड़ा प्रश्न जन्म ले चुका था। अध्याय 380 लगातार उलटफेर। लेकिन अब यह अचानक प्रकट हुआ था और गड़गड़ाहट जैसे हमले शुरू कर दिए थे। इसने यानहुआंग द्वीप समूह और सेक्रेड सोल आइलैंड्स को तबाह कर दिया था और अनगिनत लोगों को मार डाला था। उसके कार्य बेहद क्रूर थे, लेकिन उससे भी अधिक अजीब थे। खासकर फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर हमला करते समय उसके द्वारा छोड़ा गया रक्त एरे फ्लोटिंग जेड एरे को नष्ट कर रहा था। उसकी आभा जू फेंग्यू से बहुत मिलती जुलती थी, जिससे गु मिंगजू और भी निश्चित हो गया कि इन समुद्री दानव साधकों का अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से जू फेंग्यू से जुड़ा है। अगर जू फेंग्यू पूरे संसार को धमकी दे सकता है तो फ्लोटिंग जेड आइलैंड की लड़ाई उसके सामने महत्वहीन थी। इसके अलावा ये सब फ्लोटिंग जेड आइलैंड का आंतरिक मामला था, इसलिए गु मिंगजू का हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण वह 10 लाख समुद्री दानव साधक थे जो आइलैंड पर छिपे हुए थे और जू फेंग्यू से जुड़े थे। सोचने के बाद गु मिंगजू बिना देर किए सीधे फ्लोटिंग जेड आइलैंड के उत्तरी तट की ओर उड़ चला। वे 8000 दानव साधक, जिन्हें फ्लोटिंग जेड एरे ने पहले रोक रखा था, अब फिर से तट पर धावा बोल चुके थे। गु मिंगजू ने यह भी देखा कि लाखों समुद्री दानव साधक फ्लोटिंग जेड आइलैंड से कुछ ही मील दूर थे। लाखों दानव साधक दबाव बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उत्तरी तट पर तैनात आधे से अधिक भालू और सर्प कबीले पहले ही रहस्यमय घटनाओं के बाद भाग चुके थे। बचे हुए 10,000 साधकों का भी लड़ने का मन नहीं रहा था।
यहाँ तक कि फ्लोटिंग जेड आइलैंड के बाएं संरक्षक के विश्वासघात के बाद उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची थी। 8000 समुद्री दानव साधकों के सामने वे पूरी तरह हारने लगे। लाखों दानव साधकों के आने से पहले ही ली हुवैंग ने 8000 दानव साधकों के साथ तट पर हमला बोल दिया। कुछ ही समय में उत्तरी तट पूरी तरह कब्जे में आ गया। अनगिनत साधक मारे गए और उससे भी ज्यादा भाग गए। हालांकि हां यू का युद्ध संकल्प कम नहीं हुआ था, लेकिन वह भी असहाय था। जब उसने देखा कि उत्तरी तट धीरे धीरे गिर रहा है तो वह भी अंततः मुड़कर भाग गया। स्थिति पहले ही बिल्कुल स्पष्ट थी, इसे बदलना संभव नहीं था। ली हुवैंग, जिसने हां यू को हमेशा अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था, वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। हां यू, तुम बच नहीं सकते। वह हवा में उछला और उसके हाथ में विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हुई। उसने पूरी ताकत से वार किया। एक ही वार में उसने आसमान चीरने जैसा प्रहार किया। खून चारों ओर बिखर गया और सामने खड़े साधक क्षण भर में नष्ट हो गए। हां यू ने भी पलटकर जवाब दिया। उसकी लंबी चाबुक सांप की तरह घूमी और कुल्हाड़ी से टकराए। धातु की भयानक टक्कर गूंजी, लेकिन तभी ली हुवैंग ने कुल्हाड़ी को घुमा दिया और चाबुक को जकड़ लिया। और फिर वह दूसरी ओर से वार करने ही वाला था कि अचानक, तुम हो। फ्लोटिंग जेड आइलैंड का मुख्य महल। 3 फीट लंबी तलवार तेज प्रकाश से चमक रही थी। तलवार की छाया पूरे टूटे हुए महल को रोशन कर रही थी और सीधे बाएं संरक्षक पर टूट पड़ी। ये शियू वांग मिंग की मृत्यु के शोक में अब पूरी ताकत से हमला कर रहा था। चाहे वह हार जाए, वह पीछे नहीं हटेगा। मरने के लिए तैयार हो। बाएं संरक्षक गुस्से में चिल्लाया। उसने एक हाथ से प्रहार किया। उसकी हथेली से निकली शक्ति हवा में फैलकर विशाल दीवार जैसी बन गई और सीधे तलवार से टकराए। धड़ाम! ये शियू तुरंत उड़कर गिर पड़ा। एक ही वार में हार। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हम्फ! बाएं संरक्षक का चेहरा और भी पीला हो गया। वह मुड़ा और शियोंग तियान के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी सैकड़ों साधक बाहर से टूट पड़े। आगे था तेंदुआ कबीले का लिनमू। बाएं संरक्षक, अब तुमने गद्दारी चुनी है तो परिणाम भी भुगतने होंगे। उसकी आंखों में ठंडक थी। सैकड़ों तेंदुआ साधकों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। लेकिन तुम मुझे रोक सकते हो। बाएं संरक्षक बिना डर के मुस्कुराया। उसके शरीर से विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा फट पड़ी और चारों ओर फैल गई। जहां जहां वह शक्ति गई, वहां खून की बौछारें उड़ने लगीं। सैकड़ों साधक तुरंत गिर पड़े। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। अब बस करो, आत्मसमर्पण कर दो। बाहर से दसियों हजार साधक महल के चारों ओर आ गए। बाएं संरक्षक, समर्पण करो। तुम हार चुके हो। राजा से गद्दारी की सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन बाएं संरक्षक शांत था। तुम सोचते हो मैं आत्मसमर्पण करूंगा? लिनमू ने दांत पीसते हुए कहा। तुम घायल हो, वरना हम तुम्हें रोक नहीं सकते थे। चाहे घायल भी हूं, तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। तभी आओ बाई आगे आया। उसके हाथ में भाला चमक उठा। हाइकिंग भी पीछे से आया और विशाल तलवार निकाल ली। दर्जनों कबीले युद्ध के लिए तैयार हो गए। क्षण भर में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम सब मुझे कम आंक रहे हो। और उसी क्षण एक ठंडी चमक पूरे महल में फैल गई। एक विशाल तलवार जैसी आभा हवा को चीरती हुई आई, लेकिन उसका लक्ष्य बाएं संरक्षक नहीं था, बल्कि आओ बाई था। सावधान! लिनमू चिल्लाया। आओ बाई पहले ही खतरे को भांप चुका था, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका बायां कंधा कट गया। खून फूट पड़ा। उसकी पूरी बाईं बांह कटकर हवा में उड़ गई और जमीन पर गिर गई। मर जाओ! आओ बाई गुस्से में दहाड़ा और तुरंत भाला लेकर पलटा। और तभी सब समझ गए, ये हमला किसी और ने नहीं, बल्कि हाइकिंग ने किया था। पूरा फ्लोटिंग जेड पैलेस फिर से सन्नाटा में डूब गया। किसी ने नहीं सोचा था, बाएं संरक्षक के बाद अब और भी विश्वासघात हो रहा था। बाएं संरक्षक की चाल बेहद खतरनाक थी। अब वांग मिंग और आओ बाई जैसे शक्तिशाली साधकों के हटने के बाद उसे रोकना लगभग असंभव हो गया था। अध्याय 381 सभी परिचित। क्यों? लिनम्यू ने अविश्वास से पूछा। वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हाइकिंग का झुर्रियों भरा चेहरा शांत रहा, मानो उसे डांट फटकार से कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसने दोनों हाथों से ऊपर की ओर वार किया और आओ बाई के सिल्वर हलबट को रोक दिया। फिर वह तेजी से आओ बाई की ओर बढ़ा। उसकी चौड़ी तलवार हवा को चीरती हुई ऐसी लग रही थी जैसे वह सीधे उसे मार डालेगा। अगर आओ बाई मर जाता तो भालू कबीले का नेता और समुद्री घोड़े कबीले के बाएं संरक्षक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी खत्म हो जाता। बाकी बचे हजारों आवारा साधकों में से आधे से अधिक शायद तुरंत पाला बदल लेते। वहां मौजूद दर्जनों चरम नश्वर क्षेत्र के साधकों ने यह समझ लिया और तुरंत उसे रोकने दौड़े। लिनम्यू भी चिंता में दौड़ पड़ा, मदद करना चाहता था, लेकिन बाएं संरक्षक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसने पहले ही कदम उठाया और सभी को रोक दिया। शियोंग तियान ने तुरंत लिनम्यू को रोक दिया। मुख्य महल में युद्ध की स्थिति फिर बदल गई। आध्यात्मिक ऊर्जा चारों ओर फैल गई और संघर्ष शुरू हो गया। अधिकांश नश्वर क्षेत्र के साधक उलझ गए और आओ बाई तक पहुंच ही नहीं पाए।
नीचे स्तर के साधक हाइकिंग को रोक नहीं सके और उसकी तलवार उन्हें पीछे धकेलती रही। हाइकिंग नहीं रुका, वह कूदकर ऊपर गया और तलवार उठाकर आओबाई की ओर झपटा। चमकदार वार तेजी से गिरा। घायल आओबाई बच नहीं सका, केवल अपनी हलबर्ड उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। शू, चांदी जैसी हलबर्ड हवा में उड़कर दूर जा गिरी और फिर तलवार बिना रुके नीचे गिरने लगी। आओबाई ने हार मान ली, उसकी आंखों में सिर्फ घृणा थी और वह अंतिम वार का इंतजार करने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण नीचे से एक आवाज गूंजी। स्वर साफ था, लेकिन उसमें एक अजीब दबाव था जिससे हर कोई कांप उठा। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के उत्तरी तट पर ठंडी चमक वाली बड़ी कुल्हाड़ी अचानक हान यू के चेहरे से 3 इंच पहले रुक गई। ली हुआंग उसे काटना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका शरीर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अचानक एक अनजानी हवा का झोंका आया और ली हुआंग का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वह दर्जनों मीटर पीछे जा गिरा। कौन है? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? उसकी बात अधूरी रह गई। सभी ने ऊपर देखा। एक युवक धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था, हाथ पीछे किए हुए। वह ठीक दोनों पक्षों के बीच आकर रुका और मुस्कुराया। बहुत समय बाद मिले, मूर्ख शार्क। ली हुआंग स्तब्ध रह गया। ये वही व्यक्ति था जिसके नाम से उसका लॉर्ड भी डरता था। गू मिंगजोऊ, तुम अभी भी जिंदा हो। ली हुआंग की हैरानी खुशी में बदल गई, लेकिन वह खुशी तुरंत लालच में बदल गई। अगर वह उसे पकड़ ले और अपने लॉर्ड को सौंप दे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जैसे जैसे गू मिंगजोऊ करीब आया, वह डरने लगा। अब सामने वाला वही व्यक्ति नहीं था जिसे वह कभी समुद्र में खदेड़ता था। अब वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो चुका था। तुम यहाँ क्यों आए हो? ली हुआंग ने डरते हुए पूछा। गू मिंगजोऊ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तुम यहाँ हो सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? और बताओ, अभी जो तुमने मुझे देखा था, उस नज़र का क्या मतलब था? ली हुआंग पीछे हटता रहा। क्या मतलब है? वह जानता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। तुम पानी के नीचे के राक्षसी साधक यहाँ क्यों आए हो? और वह रक्त गठन कहाँ से आया? ली हुआंग कांप गया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। सच में? गू मिंगजोऊ की आंखें ठंडी हो गईं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह सब कुछ समझ चुका था। अध्याय 382 पीछे का स्वामी। ये स्पष्ट था कि ली हुआंग बहुत कुछ जानता था, लेकिन वह बताना नहीं चाहता था। लेकिन गू मिंगजोऊ के पास उसे बोलने पर मजबूर करने के 100 तरीके थे। उसे रोको। ली हुआंग ने खतरा महसूस किया। गू मिंगजोऊ के पास आने से पहले ही वह आसमान में कूद पड़ा और बिना रुके भागने लगा। कमांडर का आदेश मिलते ही हजारों राक्षसी साधक हथियार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़े। लेकिन गू मिंगजोऊ की नज़र सिर्फ ली हुआंग पर थी, और अगले ही क्षण वह गायब हो गया। ली हुआंग, जो अभी किनारे से बाहर निकला ही था, अचानक बीच हवा में रुक गया। उसका शरीर पूरी तरह स्थिर हो गया। गू मिंगजोऊ उसके सामने प्रकट हुआ। तुम सोचते हो तुम भाग सकते हो? गू मिंगजोऊ शांत था, होठों पर हल्की मुस्कान। उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और धीरे से ली हुआंग के सिर पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? ली हुआंग घबराकर चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। चूंकि तुम नहीं बोलना चाहते तो मैं खुद ले लूंगा। गू मिंगजोऊ के हाथ से आध्यात्मिक ऊर्जा ली हुआंग के दिमाग में प्रवेश करने लगी। उसकी ताकत ली हुआंग से कहीं अधिक थी, इसलिए उसे तोड़ना आसान था। लेकिन असल में वह उसकी चेतना को नष्ट नहीं कर रहा था, वह सिर्फ डर पैदा कर रहा था। क्योंकि जानकारी सिर्फ डर से ही मिलती थी। मैं बता दूंगा, सच में बता दूंगा। ली हुआंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रक्त गठन कहाँ से आया है? गू मिंगजोऊ ने शांत स्वर में पूछा। ली हुआंग जवाब देने ही वाला था कि दूर से अचानक एक भयानक चीख गूंजी। मारो! समुद्र की सतह हिल उठी। लाखों समुद्री राक्षसी साधक पानी से बाहर निकल आए और फ्लोटिंग जेड आइलैंड की ओर टूट पड़े। लाखों की सेना आ चुकी थी। गू मिंगजोऊ ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में हल्की गंभीरता आई। अगर वह नहीं रुका तो ये द्वीप नष्ट हो जाएगा। उसने ली हुआंग की ओर देखा और अपना हाथ वापस खींच लिया। पहले उसे इस हमले को रोकना था। तभी आसमान से एक पक्षी की तेज आवाज गूंजी। एक विशाल कुनपेंग आकाश में उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पंख फैलाए और पूरा द्वीप ढक दिया। हवा तेज हो गई, आकाश बदल गया। तेज हवा तलवारों जैसी गिरने लगी। एक पल में द्वीप पर मौजूद हजारों राक्षसी साधक कटकर गिर पड़े। खून हवा में फैल गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह शक्ति केवल राक्षसों को निशाना बना रही थी, आवारा साधकों को नहीं। लाखों की सेना वहीं रुक गई। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। गू मिंगजोऊ ने ऊपर देखा। कुनपेंग। उसी समय ली हुआंग कांप उठा। ये कैसे हो सकता है? मालिक तो बंदी है। तभी 2 लोग हवा से उतरे। एक भला चंगा विशालकाय व्यक्ति, दूसरा सफ़ेद वस्त्रों वाला पुरुष। हाँ, आखिर मिल ही गया। विशालकाय हंसा। फिर मिल गए गू मिंगजोऊ, उसने कहा। गू मिंगजोऊ ने उसे देखा। सिक्स त्यान। फिर उसकी नज़र सफ़ेद वस्त्र वाले व्यक्ति पर गई। आप कौन हैं? सफ़ेद वस्त्र वाले व्यक्ति ने हाथ जोड़कर हल्का सा सिर झुकाया। सॉन्ग कियांग।
तो आप संरक्षक सॉन्ग कियांग हैं, गू मिंगजोऊ ने शांत स्वर में कहा। अब मैं कोई संरक्षक नहीं हूँ, उसने सिर हिलाया। संसारिक पुनर्जन्म सभा खत्म हो चुकी है। गू मिंगजोऊ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने आसमान और चारों ओर देखा। तो फिर बाकी पुराने परिचित कहाँ हैं? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें दबाव था। सिक्स्त्यान का चेहरा कठोर हो गया। तुम सच में नहीं जानते या नाटक कर रहे हो? 3 महीने पहले ही कई लोग मेरे स्वामी के लिए बलिदान बन चुके हैं। गू मिंगजोऊ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बलिदान? सॉन्ग कियांग ने बीच में समझाया। लगता है आपको समुद्री राक्षसी साधकों में हुए बदलावों का पता नहीं है। अध्याय 383 एक ही चाल में हत्या। समुद्र के उच्च स्तरीय लगभग सभी लोग अपने स्वामी के लिए बलिदान बन चुके थे। अब केवल एक ही शक्ति थी ठंडी भूमि में। समझ गया। गू मिंगजोऊ ने तुरंत कारण और परिणाम समझ लिया। जिस स्वामी की वे बात कर रहे थे वह संभवतः वही था जिसका उसने अनुमान लगाया था, शू फेंग्यू। गू मिंगजोऊ किसी तरह उस पीछा करने की स्थिति से अलग हुआ था और इसी बीच शू फेंग्यू ठंडी भूमि में प्रवेश कर गया था। उसने तीनों समुद्रों के कई लोगों को मारकर खुद को सर्वोच्च बना लिया था। अगर यह सच था तो यानहुआंग आइलैंड और सेक्रेड सोल आइलैंड का विनाश भी उसी का काम था और फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर भी उसी ने हमला किया था। लेकिन सवाल यह था, क्यों? शू फेंग्यू जैसे व्यक्ति के पास पहले से ही लोगों की जीवन ऊर्जा और आत्मा को निगलने की क्षमता थी। उसे इतनी जटिल योजनाओं की जरूरत नहीं थी। वह सीधे हमला करके सब कुछ निगल सकता था। तो फिर वह लाखों राक्षसी साधकों की सेना और रक्त गठन का उपयोग क्यों कर रहा था? गू मिंगजोऊ ये समझ नहीं पा रहा था। क्या उसके पीछे कोई और मकसद है? उसने मन ही मन सोचा। स्वामी जल्द ही आने वाला है, जल्दी करो। सिक्स्थ लियू सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने अचानक हाथ उठाकर ली हुआन के कंधे पर प्रहार किया और गू मिंगजोऊ की पकड़ तोड़ दी। फिर उसका शरीर राक्षसी ऊर्जा से भर गया और वह एक विशाल, भयानक सैकड़ों मीटर लंबा छिपकली राक्षस बन गया। वह सीधे आसमान से नीचे झपटा और गू मिंगजोऊ को निगलने की कोशिश की। लेकिन ली हुआंग भाग गया। वह समझ चुका था कि यह युद्ध उसकी क्षमता से बाहर है। गू मिंगजोऊ ने शांत भाव से उस विशाल छिपकली को देखा और अपना दायां हाथ हल्के से उठाया। उसके हाथ में आग से बनी एक भाला प्रकट हुई। सिक्स्थ लियू चौंक गया। वह उस भाले को पहचानता था। यही वही शक्ति थी जिसने पहले फ्लोटिंग जेड एरे को तोड़ा था। अब उसे समझ आ गया, ये वही व्यक्ति नहीं था जिसे वह कभी पीछा कर रहा था। अब बहुत देर हो चुकी थी। शू! भाला सीधा छिपकली के खुले मुंह में घुस गया। पफ! खून की धार फूट पड़ी। सिक्स्थ लियू की आंखें स्थिर हो गईं। एक ही चाल में हत्या। कोई भव्य तकनीक नहीं, कोई विशाल विस्फोट नहीं, सिर्फ एक सरल वार, लेकिन परिणाम तुरंत मृत्यु। नीचे पूरी लड़ाई अचानक रुक गई। चाहे समुद्री राक्षसी साधक हो या फ्लोटिंग जेड के आवारा साधक, सब ने ऊपर देखा। हवा में बहता खून और वह 100 मीटर लंबा शव। ये दृश्य उस कूनपेंग से भी अधिक भयावह था, क्योंकि वह साधारण सैनिक नहीं था, वह पूरी सेना का सेनापति था। और अब वह एक ही वार में मारा जा चुका था। राक्षसी सेना में भय फैल गया। कुछ लोग तुरंत पीछे हटने लगे और धीरे धीरे पूरी सेना टूटने लगी। गू मिंगजोऊ ने भाला वापस खींचा। उसने खून साफ किया और फिर बिना भाव के ऊपर देखा। अब उसकी नज़र सिर्फ एक व्यक्ति पर थी, सॉन्ग कियांग। वह पहले से ही जानबूझकर एक खाली जगह छोड़ चुका था। देखना था कि सॉन्ग कियांग हमला करता है या नहीं, लेकिन उसने नहीं किया। वह बस शांत खड़ा रहा। गू मिंगजोऊ ने धीरे से कहा, तुम अच्छे हो। यह एक प्रशंसा थी, लेकिन उसी के साथ एक निर्णय भी था कि अगर सॉन्ग कियांग ने हमला किया होता तो वह भी मर जाता। सॉन्ग कियांग का चेहरा शांत था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह हिल चुका था। उसने समझ लिया था, ये व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। यह अब एक नश्वर साधक नहीं, बल्कि एक सच्चा अर्थरियल्म का शासक था। और इस तरह का आत्मविश्वास किसी भी विरोधी के लिए मौत का संकेत था। अध्याय 384 कौन है वह? सॉन्ग कियांग का पीला चेहरा एक कड़वी मुस्कान में बदल गया। गू मिंगजोऊ की प्रशंसा ने उसे राहत नहीं दी, बल्कि एक गहरी असहायता और अकेलेपन का एहसास कराया। सिक्स्थ लियू के पास सोचने का समय नहीं था, लेकिन सॉन्ग कियांग के पास था। 2 साल पहले का वह दृश्य याद आया जब वूजी कबीले के मुखिया ने उस युवा को धमकी दी थी। उस समय वह युवक सॉन्ग कियांग के सामने कुछ भी नहीं था, एक हाथ से मारा जा सकता था। लेकिन बहुत कम समय में वही युवक दुनिया के शीर्ष स्तर के अस्तित्व में बदल गया था। सॉन्ग कियांग महसूस कर सकता था कि अगर वूजी कबीले का मुखिया भी वापस आ जाए तो शायद वह गू मिंगजोऊ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब केवल वही व्यक्ति उसे रोक सकता था, वह भयानक लॉर्ड। उसने मन ही मन आह भरी और सिर हिला दिया। गू मिंगजोऊ की ताकत और अचानक प्रकट हुए गोल्डन विंग्ड ईगल को देखकर यह स्पष्ट था कि समुद्री दानव साधकों का हमला असफल हो चुका था। ऐसे में यहाँ रुकना व्यर्थ था। विचार करते ही सॉन्ग कियांग ने हल्के से हाथ जोड़े और बिना कुछ बोले मुड़ गया। उसने समुद्र की ओर पीछे हटती 1 लाख दानव साधकों की सेना को संकेत दिया और तुरंत वापसी का आदेश दे दिया। वह सीधे ठंडे समुद्री क्षेत्र की ओर उड़ गया।
गू मिंगजोऊ ने भाले के साथ खड़े होकर उसे जाते हुए देखा, लेकिन रोका नहीं। अगर वह सोन कियांग को रोकता तो लाखों दानव साधक फिर से हमला कर सकते थे। उस स्थिति में युद्ध और भी भयानक हो जाता, खून की नदियां बहती और लाशें बिछ जातीं। और वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन हर कोई इतना शांत नहीं था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी तेजी से पास आ रहा था। उसका रूप अब कूनपिंग जैसा विशाल था, लेकिन अब छोटा होकर केवल 10 मीटर के पंखों वाला रह गया था। फिर भी उसकी शक्ति और भी अधिक घनी और भयानक लग रही थी, यहाँ तक कि गू मिंगजोऊ भी उससे खतरे का आभास कर रहा था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी वास्तव में अर्थ रियल्म का साधक था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह सीधे सोन कियांग के सामने आ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हथेली से हमला कर दिया। हवा फटने लगी और पूरी जगह कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश ही गिर पड़ेगा। गू मिंगजोऊ का चेहरा बदल गया। सोन कियांग की आंखें लाल हो गईं। उसका वस्त्र हवा में फड़फड़ाया और उसने भी अपनी हथेली से जवाब दिया। धड़ाम, आकाश गरज उठा, हवा फट गई और पूरी दुनिया बदल गई। दोनों की शक्ति टकराए और चमकदार प्रकाश आकाश में फैल गया। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया, फिर प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ। सोन कियांग बिना हिले अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी पीछे हट गया। ये दृश्य सभी के लिए चौंकाने वाला था। गू मिंगजोऊ भी स्तब्ध रह गया। वह इस बात से हैरान था कि फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी अर्थ रियल्म की शक्ति रखता है और फिर भी सोन कियांग उससे भी ऊपर निकल गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी, जब सोन कियांग मुड़ा तो गू मिंगजोऊ ने उसके भीतर जू फेंग्यू की आभा महसूस की। फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी नीचे आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर था, बाल बिखरे हुए थे और राजसी वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। सन्नाटा छा गया, फिर वह धीरे धीरे बोला और फिर हमला किया। उसकी शक्ति ने हवा में एक विशाल गोल्डन ईगल का रूप ले लिया। वह गरजता हुआ सोन कियांग की ओर बढ़ा, लेकिन सोन कियांग ने केवल पंखा खोला और हल्की हवा छोड़ी। गोल्डन ईगल हवा में ही बिखर गया। वह मुस्कुराया, लियू यो कियांग, जब तुमने बाएं संरक्षक को मेरी साधना स्थल सील करने भेजा था, तभी तय हो गया था कि हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी गंभीर हो गया। उस घटना में मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन सोन कियांग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुम सब हमेशा अपने को सही समझते हो, पहले भी और अब भी। उसकी आंखों में ठंडक थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक तीसरी आवाज़ गूंजी, और अगर मैं शामिल हो जाऊं। गू मिंगजोऊ आगे बढ़ चुका था। अध्याय 385 शू फेंग्यू की पुनः उपस्थिति। गू मिंगजोऊ की गति अत्यंत तेज थी। ये पहली बार था जब उसने अर्थ रियल्म में प्रवेश करने के बाद अपनी पूरी गति का उपयोग किया था। उसी समय फ्लोटिंग जेड आइलैंड के आइलैंड मास्टर भी उसकी ओर टूट पड़े। दोनों आकृतियां एक साथ आगे बढ़ीं और एक घेराबंदी बनाकर शूकिंग को घेर लिया और एक साथ हमला किया। जब से आइलैंड मास्टर ने शूकिंग पर हमला किया था और उसने पीछे हटने का निर्णय लिया था, तभी से गू मिंगजोऊ के मन में संदेह पैदा हो गया था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के आइलैंड मास्टर को व्यक्तिगत भावनाओं के कारण पूरे युद्ध की स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए था। यह ऐसा निर्णय था जो अभी अभी शांत हुए हालात को फिर से युद्ध में बदल सकता था। भले ही शूकिंग आइलैंड मास्टर का सामना नहीं कर सकता था और आइलैंड मास्टर अर्थ रियल्म में प्रवेश कर चुका था, लेकिन 10 लाख दानव संस्कारी सेनाओं के सामने 2 हाथ 4 हाथों के बराबर नहीं हो सकते थे। अगर दुश्मन हमला करते तो फ्लोटिंग जेड आइलैंड के सभी साधकों के लिए यह विनाशकारी होता। इसलिए शूकिंग को छोड़ना और दानव सेना को पीछे हटने देना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय था। लेकिन आइलैंड मास्टर ने ऐसा नहीं किया। उसने बिना किसी झिझक के हमला कर दिया। ये बात गू मिंगजोऊ को बहुत आश्चर्यजनक और संदिग्ध लगी, और फिर शूकिंग का व्यवहार भी उसे तुरंत चौंका गया। अब वह समझने लगा था कि आइलैंड मास्टर का निर्णय शायद सही था। जब आइलैंड मास्टर ने पूरे द्वीप को घेरने वाली बैंगनी लाल रोशनी छोड़ी, तब गू मिंगजोऊ को पूरी तरह विश्वास हो गया। शूकिंग का इरादा पीछे हटने का नहीं था, बल्कि वह द्वीप से निकलकर एक और बड़ा हमला करने की तैयारी में था। शूकिंग और आइलैंड मास्टर की बातचीत से गू मिंगजोऊ को उसकी असली पहचान का अंदाजा हो गया। ये शूकिंग नहीं था, ये शू फेंग्यू था जिससे वह सबसे अधिक डरता था। यही कारण था कि गू मिंगजोऊ ने तुरंत हमला कर दिया। शू फेंग्यू का आतंक उसके दिल और हड्डियों तक बसा हुआ था। भले ही वह अब अर्थ रियल्म में पहुंच चुका था, फिर भी उसे मारने का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन यह मौका उसके लिए सबसे अच्छा था। भले ही वह उसे मार न सके, कम से कम उसे गंभीर रूप से घायल किया जा सकता था। और अगर आइलैंड मास्टर भी साथ हो तो दोनों अर्थ रियल्म विशेषज्ञ मिलकर उसे खत्म करने का प्रयास कर सकते थे। यह एक दुर्लभ अवसर था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने खाली हाथ हमला किया, लेकिन उसी पल उसकी पीठ पर 2 विशाल सुनहरे पंख प्रकट हो गए। पंख फैलते ही तेज हवा पूरे आकाश में फैल गई। पंखों से सुनहरे पंखों के अनेक पंख तीरों की तरह निकल पड़े। सैकड़ों सुनहरे पंख हवा को चीरते हुए शूकिंग की ओर बढ़े।
उधर गू मिंगजोऊ ने कोई दिखावा नहीं किया, उसने केवल अपना भाला उठाया और सीधा वार किया। उसके भाले से काली भाला छायाएं निकलकर पूरे आकाश में फैल गईं। यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। काले भाले और सुनहरे पंख मिलकर शू किंग के सभी रास्ते बंद कर रहे थे। लेकिन शू फेंग्यू के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने हल्के से कदम रखा और हवा में घूम गया। उसके हाथ में सफ़ेद पंखा अचानक घूमने लगा। तुम लोग बस चींटी जैसे हो। उसने पंखा हिलाया। अचानक भयानक हवा उठी और उसमें से हवा के ड्रैगन निकल आए। हजारों ड्रैगन गर्जना करते हुए बाहर आए और पूरे आकाश में फैल गए। बूम! सुनहरे पंख, काले भाले और हवा के ड्रैगन टकराए और विस्फोट हो गया। आसमान में रोशनी की लहरें फैल गईं जैसे आतिशबाजी हो रही हो। लेकिन शू फेंग्यू को कोई चोट नहीं लगी। ये देखकर गू मिंगजोऊ समझ गया कि वह कितना खतरनाक है। इतने हमलों के बाद भी वह सुरक्षित था। फिर भी गू मिंगजोऊ पीछे नहीं हटा। उसने अपना भाला फिर से घुमाया। उसकी ऊर्जा भाले में समा गई और एक विशाल 100 मीटर लंबी काली भाला छाया बन गई। बूम! भाला छाया ने हवा के ड्रैगन को चीर दिया और सीधे शू फेंग्यू की ओर बढ़ी। गू मिंगजोऊ स्वयं भी बिजली की गति से उसके पीछे बढ़ा। शू फेंग्यू का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उसने पंखा घुमाकर भाला छाया को रोकने की कोशिश की। धमाके के साथ भाला आधा टूट गया, लेकिन उसकी शक्ति खत्म नहीं हुई। और उसी क्षण गू मिंगजोऊ का असली भाला शू फेंग्यू तक पहुंच गया। शू फेंग्यू पीछे की ओर उड़ गया। उसी समय आइलैंड मास्टर भी पीछे से आ गया। उसके हाथों में सुनहरे पंजे चमक रहे थे। वह 5 काली अंतरिक्ष दरारों के साथ शू फेंग्यू पर टूट पड़ा। शू फेंग्यू ने फिर से पंखा आगे किया, लेकिन क्रैक! पंखा टूटकर धूल बन गया। लेकिन शू फेंग्यू फिर भी घायल नहीं हुआ। उसने उसी टक्कर की ताकत का उपयोग करके अपना संतुलन बना लिया। फिर अचानक उसने पंखे का टूटा हुआ हिस्सा घुमाकर आइलैंड मास्टर के पेट पर वार कर दिया। खून की धार फूट पड़ी। अध्याय 386 चतुराई से भागना। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के आइलैंड मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया। शू फेंग्यू का साधारण सा हमला भी बेहद भयानक था, जिसे सामान्य लोग सहन नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर पहले ही अर्थ रियल में पहुंच चुका था। खून थूकने के बाद भी उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। दर्जनों मीटर पीछे जाकर उसने अपने शरीर को स्थिर कर लिया, लेकिन शू फेंग्यू ने अपनी जीत का फायदा उठाकर पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने दोनों हाथों को सामने किया और फिर आगे की ओर धक्का दिया। शूश! उसकी हथेलियों से विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा निकल पड़ी, जैसे कोई बांध टूट गया हो। उधर गू मिंगजोऊ का पूरा शरीर चमक उठा और उसने तुरंत अपना भाला आगे बढ़ा दिया। भाले की ठंडी हत्या ऊर्जा फैल गई और उसने एक भयानक शक्ति के साथ शून्य को चीरते हुए उस विशाल ऊर्जा से टक्कर ली। दोनों के टकराते ही ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी टूट गए हों। ऊपर का दृश्य भयानक हो उठा और गड़गड़ाहट पूरे आसमान में गूंज उठी। अंतरिक्ष में दरारें फैल गईं, जैसे कोई दानव आकाश को निगल रहा हो। उन दरारों से निकलती अंतरिक्ष आंधी समुद्र की तरह नीचे गिरने लगी और सीधे फ्लोटिंग जेड आइलैंड की ओर बढ़ी। जो कुछ भी उसके रास्ते में आया वह पूरी तरह नष्ट हो गया। नीचे के सभी जीव भय से कांप उठे, लेकिन सौभाग्य से वह भयानक आंधी द्वीप तक नहीं पहुंची। जैसे ही वह किनारे से लगभग 100 मीटर दूर थी, वह अचानक गायब हो गई। यह आइलैंड मास्टर ही था जिसने अपने पंखों की तेज हवा से उस अंतरिक्ष आंधी को हटा दिया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन वह फिर से स्थिर हो गया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इतनी ताकत हासिल कर लोगे, शू फेंग्यू ने ठंडी आवाज में कहा। लगता है मेरी सोच सही थी। तुम्हारा भविष्य बहुत बड़ा है। तारीफ कर रहे हो। गू मिंगजोऊ ने भाला कसकर पकड़ा और तुरंत फिर से हमला किया। उसका भाला शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ा। शू फेंग्यू ने न पीछे हटने की कोशिश की, न डर दिखाया। उसने सीधे हाथ बढ़ाकर भाले को रोकने की कोशिश की। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उपयोग नहीं की। ये देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। वह अपने शरीर से ही दिव्य हथियार को रोकना चाहता था। गू मिंगजोऊ को भी थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसका हमला नहीं रुका। बूम! खून बिखर गया। भाला सीधे शू फेंग्यू के हाथ को चीरते हुए उसके सीने में घुस गया। गू मिंगजोऊ भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या यह आत्महत्या थी? लेकिन कोई भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति अचानक ऐसे मर जाए, यह असंभव था। खतरा! वह भाग गया। आइलैंड मास्टर अचानक चिल्लाया। उसने शू फेंग्यू का शरीर पकड़कर भाले से बाहर खींच लिया। जैसे ही शरीर अलग हुआ, वह पूरी तरह निर्जीव हो गया। यह असली नहीं है। आइलैंड मास्टर ने गुस्से में लाश को फेंक दिया और तुरंत आगे बढ़ गया। गू मिंगजोऊ ने उस शरीर को पकड़ लिया और अपनी आध्यात्मिक चेतना अंदर भेजी। ये शरीर पहले से ही मृत था और शू फेंग्यू का असली शरीर नहीं था। असल में उसने अपनी चेतना और शक्ति इस शरीर में डालकर धोखा दिया था और खुद उस मौके पर भाग निकला था। गू मिंगजोऊ ने बिना देर किए उस शरीर को जला दिया। लपटों में से कुछ अजीब लाल बूंदें नीचे गिरीं।
ये शू फेग्यू का खून है, आइलैंड मास्टर ने पीछे से कहा। गू मिंगजोऊ ने वह बूंद उठाए। यह न मानव है न दानव, लेकिन इसमें उसकी आभा है, आइलैंड मास्टर ने कहा। तो वह घायल है। गू मिंगजोऊ की आंखें चमक उठीं। हाँ, और काफी गंभीर। शायद उसकी पुरानी चोट फिर से उभर आई है। नहीं तो वह भागता नहीं। गू मिंगजोऊ ने आसमान की ओर देखा। मतलब संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, आइलैंड मास्टर ने भारी स्वर में कहा। अचानक वह खून उगलकर घुटनों पर झुक गया। गू मिंगजोऊ आगे बढ़ा, लेकिन आइलैंड मास्टर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अध्याय 387। समय बदल रहे हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस जब मैं गठन तोड़ने की कोशिश कर रहा था तभी घायल हो गया था। इसके अलावा शू फेग्यू के हमले के कारण मेरे शरीर की ऊर्जा थोड़ी अव्यवस्थित हो गई है। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के आइलैंड मास्टर ने अपने होठों के कोने से खून पोंछते हुए हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। गू मिंगजोऊ को पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन शू फेग्यू और आइलैंड मास्टर की बातचीत से वह काफ़ी कुछ समझ चुका था। उसे पता चल गया था कि शू फेग्यू ने किसी अज्ञात तरीके से लेफ्ट प्रोटेक्टर को उकसाकर विश्वासघात करवाया था और आइलैंड मास्टर के साधना स्थान पर सीलिंग फॉर्मेशन लगा दिया था। जहां तक आइलैंड मास्टर की बात थी, लगभग 80-90% संभावना थी कि वह सीधे उस फॉर्मेशन से बाहर निकल आया था। उसे निश्चित रूप से काफ़ी चोटें आई थीं, और फिर शू फेग्यू के साथ लगातार हुए तीव्र टकरावों ने उसकी स्थिति और बिगाड़ दी थी। गू मिंगजोऊ ने आइलैंड मास्टर की थकी हुई हालत देखी और सिर हिला दिया। वह समझ गया था कि वास्तविक स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी आइलैंड मास्टर बता रहा था, लेकिन चूंकि वह खुद कुछ नहीं बता रहा था, इसलिए उसने भी कोई सवाल नहीं किया। हर किसी के अपने राज होते हैं। पहले आपने फ्लोटिंग जेड एरे तोड़कर बहुत बड़ी मदद की, नहीं तो मैं समय पर बाहर भी नहीं आ पाता, आइलैंड मास्टर ने कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, गू मिंगजोऊ ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा। आपने पूरे फ्लोटिंग जेड आइलैंड के हजारों जीवों को बचाया है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आइलैंड मास्टर ने हल्की हंसी के साथ पूछा। गू मिंगजोऊ, आइलैंड मास्टर को प्रणाम, गू मिंगजोऊ ने विनम्रता से जवाब दिया। भले ही दोनों की ताकत लगभग समान थी, लेकिन आइलैंड मास्टर लंबे समय से प्रसिद्ध था, इसलिए सम्मान देना स्वाभाविक था। आइलैंड मास्टर मत कहिए, वह हंसा। हम दोनों अब अर्थ रियल में हैं, बराबर हैं। उसने हाथ बढ़ाकर गू मिंगजोऊ को उठा लिया। मेरा नाम लियू योकियांग है। तुम मुझसे छोटे हो तो मैं तुम्हें भाई कहूँगा, लियू योकियांग। गू मिंगजोऊ के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। ये नाम उसे बहुत परिचित लगा। उसे पहले ली हुआंग और शू फेग्यू को भी यही नाम लेते सुना था। तब उसने सोचा था कि यह सिर्फ समान नाम होगा, लेकिन अब खुद आइलैंड मास्टर से सुनकर वह हैरान था। क्या सच में दो अलग लोग एक ही नाम रखते हैं? क्या हुआ? क्या भाई गू मुझे नीचा समझ रहे हैं? आइलैंड मास्टर ने हल्की नाराजगी से पूछा। नहीं, गू मिंगजोऊ ने तुरंत कहा। बस एक पुराने परिचित का नाम भी यही है। ऐसा संयोग? आइलैंड मास्टर चौंक गया। वह कहाँ है? मैं मिलना चाहूँगा। वह अब यहाँ नहीं है, गू मिंगजोऊ ने हल्के दुख के साथ कहा। आइलैंड मास्टर ने माहौल समझ लिया और विषय बदल दिया। यहाँ ज़्यादा बात करने का समय नहीं है। तुम जाकर पीछे हत्ती बीस्ट कल्टिवेटर सेना पर नज़र रखो। मैं अंदर के मामलों को देखता हूँ। ठीक है, गू मिंगजोऊ ने सिर झुका दिया। आइलैंड मास्टर तुरंत फ्लोटिंग जेड मुख्य महल की ओर उड़ गया। गू मिंगजोऊ ने ठंडी उत्तर दिशा की ओर देखा और हल्का सा सांस लिया। एक छोटा सा समय और दुनिया बदल गई। अब फ्लोटिंग जेड आइलैंड पूरी तरह बदल चुका था। युद्ध, विद्रोह, मौतें, हर तरफ विनाश था। लाशें, टूटी हड्डियां और खून से रंगी धरती तट पूरी तरह लाल हो चुका था। हवा में खून की भारी गंध फैली हुई थी। फिर भी आइलैंड मास्टर के लौटने से लोगों का विश्वास थोड़ा वापस आया। इस बीच मानव कबीले के नए नेता ये शिव ने गू मिंगजोऊ से मुलाकात की। दोनों की उम्र ज़्यादा अलग नहीं थी और जल्दी ही दोनों में बातचीत अच्छी तरह जम गई। ये शिव ने गू मिंगजोऊ को बताया कि हालात कैसे बिगड़े। शू फेग्यू के भागने के बाद उसने धीरे धीरे पूरे अंडरवाटर बीस्ट कल्टिवेशन वर्ल्ड को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था और खुद को किंग घोषित कर दिया था। फिलहाल तीनों शक्तियां अलग अलग थीं, लेकिन ये स्पष्ट था, असली तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। अध्याय 388। ऊपर नहीं चढ़ पाए। जब सभी लोगों ने पूरी तरह से अपनी सतर्कता छोड़ दी, उसी समय ज़ू फेंग्यू ने अचानक लाखों दानव साधकों को इकट्ठा किया और बिजली जैसी तेजी से यानवांग द्वीप पर हमला कर दिया। उन्होंने द्वीप पर मौजूद हर जीवित प्राणी को मार डाला और कोई भी जीवित नहीं बचा। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि जब तक अन्य दो स्वतंत्र साधक द्वीप प्रतिक्रिया दे पाते, तब तक दानव साधकों की वह लाखों की सेना, जिसने यानवांग द्वीप को नष्ट किया था, बिना रुके युद्ध की आग सेक्रेड सोल द्वीप तक पहुंचा चुकी थी, जो यानवांग द्वीप के सबसे करीब था। उसी तेज और क्रूर तरीके से बिना तैयारी के सेक्रेड सोल द्वीप का भी तुरंत नरसंहार कर पूरी तरह विनाश कर दिया गया। इस तरह बहुत कम समय में, यानी 3 दिनों के भीतर, ठंडी भूमि के 3 बड़े स्वतंत्र साधक द्वीपों में से 2 पूरी तरह नष्ट हो गए। अब बचा हुआ फ्लोटिंग जेड द्वीप भय और बेचैनी से भर गया था।
इसी समय लाखों दानव साधकों की वह सेना, जो हत्या की तीव्र इच्छा से भरी हुई थी, अचानक रुक गई और अत्यंत ठंडी भूमि की गहराइयों में वापस लौट गई। किसी को नहीं पता था कि वे क्या करना चाहते हैं, और न ही किसी को ये पता था कि क्या वे फ्लोटिंग जेड द्वीप को छोड़ने वाले हैं या उनके मन में कोई और योजना है। समुद्र के नीचे रहने वाले राक्षस साधकों ने भी कोई बात नहीं की और फिर से मौन धारण कर लिया। फ्लोटिंग जेड द्वीप पर 3 दिन और 3 रात तक काले बादल छाए रहे। जब द्वीप के साधकों को लगा कि अब ये बादल हटने वाले हैं, तभी अचानक खबर मिली कि दानव साधकों की एक सेना फ्लोटिंग जेड द्वीप के जल क्षेत्र में प्रकट हुई है। इस तरह फ्लोटिंग जेड द्वीप में एक नया परिवर्तन शुरू हो गया। ये स्पष्ट था कि वे फ्लोटिंग जेड द्वीप को भी छोड़ने वाले नहीं थे, बल्कि वे अचानक हमला करके बिजली जैसी गति से उसे नष्ट करना चाहते थे। दुर्भाग्य से जू फेंगयू की योजना असफल हो गई। पहला कारण ये था कि उन्होंने गू मिंगजू के अचानक प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरा कारण ये था कि फंसे हुए फ्लोटिंग जेड द्वीप के स्वामी के इतनी बड़ी एरे से बाहर निकलने की उम्मीद भी नहीं थी। इन घटनाओं ने जू फेंगयू की वह योजना पूरी तरह विफल कर दी, जिसमें वह लाखों दानव साधकों की सेना के साथ फ्लोटिंग जेड द्वीप को जीतना चाहता था। हालांकि ये जू को यह समझ नहीं आ रहा था कि जू फेंगयू ने 3 महीने तक छिपे रहने के बाद अचानक हमला क्यों किया, और यह भी समझ से बाहर था कि वह इतने गंभीर रूप से घायल क्यों था। असल में कई लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि बाएं संरक्षक ने धोखा क्यों दिया। वह मानव जाति के फ्लोटिंग जेड द्वीप के नए नियुक्त नेता थे। उन्होंने फ्लोटिंग जेड द्वीप में हुए परिवर्तनों के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें तभी मिल सकते थे जब वे फिर से फ्लोटिंग जेड द्वीप के स्वामी से मिलते। लेकिन फ्लोटिंग जेड द्वीप के स्वामी बहुत व्यस्त थे, इसलिए गू मिंगजू उनसे मिल नहीं पाए। उन्हें अस्थायी रूप से एक महल में आराम करने के लिए भेज दिया गया। गू मिंगजू को इससे कोई असंतोष नहीं था। वह जानता था कि द्वीप का स्वामी अभी व्यस्त है। इसके अलावा उसे यह महसूस हुआ कि वह यहाँ स्वतंत्र है और आराम करते हुए साधना कर सकता है। वह आकाशीय बिजली से संपर्क करने और अपने शरीर को तपाने के लिए आपदा को आकर्षित करने की कोशिश भी कर सकता था। दुर्भाग्य से पहले एक बार उसने आपदा को आकर्षित करके शरीर को तपाने का अनुभव लिया था, लेकिन इस बार वह फिर से बिजली की आपदा को आकर्षित नहीं कर पाया। जैसा कि चाओ कियानकुन ने कहा था, उसने कभी नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति 2 बार लगातार बिजली की आपदा से अपने शरीर को तपा सके। जो भी आपदा में असफल होता है, वह बिना किसी अपवाद के तुरंत राख बनकर नष्ट हो जाता है। लगातार 3 दिनों तक असफल प्रयास करने के बाद जब गू मिंगजू लगभग हार मानने वाला था, तभी फ्लोटिंग जेड द्वीप का स्वामी उसके सामने प्रकट हुआ और उसके लिए अच्छी खबर लाया। उस समय फ्लोटिंग जेड द्वीप का स्वामी ठीक उसी समय पहुंचा जब वह गू मिंगजू के निराश चेहरे को देख रहा था, क्योंकि वह बिजली की आपदा को आकर्षित नहीं कर पा रहा था। भाई गू, क्या तुम इस वजह से निराश हो कि तुम शरीर को तपाने के लिए आपदा को आकर्षित नहीं कर पा रहे हो? द्वीप के स्वामी ने बिना अधिक बात किए सीधे उसके सामने बैठकर मूल समस्या को पहचान लिया। ऐसी स्थिति साधारण साधकों के साथ नहीं होनी चाहिए। गू मिंगजू की परेशानी अवरोह न कर पाने की उसकी गलती बन गई थी, जिसे फ्लोटिंग जेड द्वीप के स्वामी ने तुरंत समझ लिया। भाईलियू की दृष्टि सच में बहुत तेज है। यही मेरी चिंता है, गू मिंगजू ने स्वीकार किया अब जब उसकी बात पकड़ ली गई थी। डाओ फाउंडेशन शरीर को तपाने और कर्मों को शुद्ध करने के लिए बिजली की आपदा को आकर्षित करता है। फिर चिंता किस बात की? द्वीप के स्वामी ने हल्की हंसी के साथ हाथ हिलाया। इस बात ने सीधे समस्या की जड़ को छू लिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि फ्लोटिंग जेड द्वीप के स्वामी को सफलता क्यों नहीं मिली, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति मेरी जैसी ही है। वह भी बिजली की आपदा को महसूस नहीं कर पा रहा है। जैसा कि स्वामी ने कहा था, दुनिया के सभी साधक यही जानते थे कि साधना का मार्ग डाओ फाउंडेशन बनाने से शुरू होता है। इसके बाद के चरणों का स्पष्ट वर्णन नहीं था। गू मिंगजू एक अपवाद था, क्योंकि वह पहले आपदा में असफल हो चुका था और उसने आपदा की शक्ति से अपने शरीर को तपाया था। इसलिए जब उसने फिर से डाओ फाउंडेशन बनाया तो उसे कोई आपदा महसूस नहीं हुई और वह उच्च लोक की शक्ति को भी नहीं समझ सका। इतिहास में जो भी आपदा में असफल हुआ, उसकी आत्मा तुरंत नष्ट हो जाती थी, उसे दूसरा मौका नहीं मिलता था। गू मिंगजू असाधारण परिस्थितियों का परिणाम था। इस संभावना का अनुपात 10,000 में 1 से भी कम था। इसलिए उसे नहीं लगता था कि फ्लोटिंग जेड द्वीप के स्वामी की स्थिति उसकी जैसी हो सकती है। लेकिन यदि ये दूसरा डाओ फाउंडेशन निर्माण नहीं था, तो फिर स्वामी पृथ्वी क्षेत्र तक कैसे पहुंचा? गू मिंगजू नहीं जानता था और चाओ कियानकुन भी नहीं। किसी भी कारण से ये स्पष्ट था कि फ्लोटिंग जेड द्वीप का स्वामी अब तक ऊपर नहीं चढ़ पाया था। उसने स्वामी को बताया कि वह आपदा में असफल हुआ था लेकिन मरा नहीं था। ये सुनकर स्वामी के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं आया, मानो उसे ऐसी बातों की आदत हो। उस समय मैं बहुत युवा था और आपदा से बचने में सक्षम नहीं था। इसलिए मैंने पहले ही एक फॉर्मेशन तैयार की थी ताकि आपदा की शक्ति कम हो जाए, स्वामी ने समझाया। लेकिन यह उल्टा पड़ गया। किसी कारणवश वह फॉर्मेशन मुझे दुनिया से अलग कर गई और आपदा आई ही नहीं।
मैं शरीर को तपाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका और ऊपर जाने का अवसर भी नहीं मिला। स्वामी के चेहरे पर गहरा पछतावा था। गु मिंगजू ने धीरे से सिर हिलाया। असल में स्वामी की स्थिति उसके अपने हाल से अलग थी। उसके विपरीत उसे कई कष्टों से गुजरना पड़ा था। शिराएं टूट गई थीं, उसे बंदी बना लिया गया था और उसने आधा साल अंधकार में बिताया था। स्वामी का आत्मग्लानि शायद उसके धैर्य से भी अधिक थी। सैकड़ों वर्षों की यह यात्रा उसके लिए एक यातना जैसी रही थी। क्या इतने वर्षों बाद भी तुमने ऊपर चढ़ने का कोई तरीका नहीं पाया? गु मिंगजू ने पूछा। वह डर रहा था कि उत्तर उसकी उम्मीदों के खिलाफ होगा, लेकिन फिर भी वह सच्चाई जानना चाहता था। अध्याय 389 निर्दयी स्वर्गीय ताओ। गु मिंगजू फ्लोटिंग जेड आइलैंड के द्वीप स्वामी जितना बेफिक्र नहीं था। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए वह सैकड़ों वर्षों तक एकांत में रहकर साधना नहीं कर सकता था। उसके पास इस दुनिया में बिताने के लिए समय बहुत सीमित था। गु मिंगजू के लिए स्वर्गीय लोक एक ऐसा सफ़र था जिसे उसे किसी भी हाल में पूरा करना ही था। लेकिन फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी के जवाब देने से पहले ही अपने मन में उठे प्रश्न को व्यक्त करने के बाद गु मिंगजू ने एक कड़वी मुस्कान दी। ये साफ था कि उसे पहले से ही उत्तर मिल चुका था, या कम से कम उसका अंदाजा था कि सच्चाई क्या है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह सैकड़ों वर्षों तक फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर छिपकर साधना क्यों करता? अगर वह पहले ही पृथ्वी क्षेत्र तक पहुंच चुका था तो वह यहाँ क्यों रुका रहता? गु मिंगजू के मन में पहले से ही उत्तर था। असल में उसने बहुत पहले ही सच्चाई समझ ली थी, लेकिन वह उसे मानना नहीं चाहता था। लेकिन जीवन ऐसा ही होता है, चाहे कोई माने या न माने, परिणाम हमेशा वही रहता है। तुम देखो, तुम किस तरह के शक्तिशाली साधक लगते हो। अगर तुमने पहले मुझसे पूछा होता तो शायद तुम्हें वही उत्तर पहले से मिल जाता। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने हंसते हुए कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने अब ऊपर चढ़ने का रास्ता खोज लिया है। हा हा, उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। गु मिंगजू की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह स्वामी को घूरता रह गया, समझ नहीं पाया कि क्या कहे। उसे लग रहा था जैसे वह किसी सपने में है या किसी भ्रम में। उसके कानों में गूंज सी पड़ रही थी और उसे लगा कि उसने शायद गलत सुन लिया है। तुमने गलत नहीं सुना, मैंने सच में ऊपर चढ़ने का तरीका खोज लिया है। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने हंसी रोककर गंभीर स्वर में कहा। भाईल्यू, क्या ये सच है? गु मिंगजू ने देर बाद कांपती आवाज में पूछा। तुम फ्लोटिंग जेड आइलैंड के उपकारक हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? बस तरीका थोड़ा खतरनाक है, इसलिए मैं खुद भी इसे आजमाने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। ये कहते हुए फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और मुस्कुराया। गु मिंगजू होश में आया। उसे भी समझ था कि यदि ये तरीका इतना आसान होता तो वह स्वामी पहले ही ऊपर चढ़ चुका होता, न कि यहाँ फंसा रहता और दूसरों के षड्यंत्र में लगभग गिर जाता। खतरनाक होने के बावजूद गु मिंगजू फिर भी जानना चाहता था। वह इसे आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता हूं कि वह तरीका क्या है, उसने पूछा। चाहे कितना भी खतरनाक हो, वह कोशिश करना चाहता था। उम्मीद होना बिना उम्मीद के रहने से बेहतर था। तुम इस दुनिया में कम स्पिरिचुअल एनर्जी के बावजूद भी को तोड़कर फाउंडेशन को मर्ज कर पाए, ये दिखाता है कि तुम मूर्ख नहीं हो। लेकिन मैं अभी यहीं हूं, इसलिए मैं भी इस तरीके के खतरे को पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी का चेहरा गंभीर था। गु मिंगजू समझ गया कि वह उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसकी भलाई चाह रहा था। जब कोई व्यक्ति कोई रास्ता न देखकर अचानक रास्ता पा ले तो वह अक्सर जोखिम उठाकर सब कुछ दांव पर लगा देता है। कभी कभी उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे स्वर्गीय लोक में जाना ही था। कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। चाओ कियानकुन और गु मिंगजू दोनों जानते थे, चाहे तरीका कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उसे करना ही होगा। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे ऊपर जाना ही होगा, इसलिए कृपया भाईल्यू मुझे मार्गदर्शन दें। गु मिंगजू ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने तुरंत उसे उठाया, उसे झुकने नहीं दिया और एक लंबी सांस ली। फिर वह महल से बाहर निकल गया। गु मिंगजू बिना देर किए उसके पीछे चल पड़ा। फ्लोटिंग जेड आइलैंड का मुख्य महल अभी भी वैसा ही था, टूटा फूटा, युद्ध के बाद की तबाही जैसा। दीवारें टूट चुकी थीं, पत्थर बिखरे थे, छत लगभग गायब थी। माफ करना, मानव जाति यहाँ पूर्व नेता वैंग मेंग की स्मृति में समारोह कर रही है, इसलिए मैंने अभी महल की मरम्मत नहीं की, स्वामी ने कहा। गु मिंगजू ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। महल के अंदर कई साधक स्मृति समारोह की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने स्वामी को देखकर सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया और गु मिंगजू को भी। लेकिन उनकी आंखों में उसके प्रति सम्मान के साथ साथ डर और सावधानी भी थी। उसकी शक्ति उनके लिए किसी राजा जैसी थी। वे दोनों महल के भीतर गहराई की ओर चले गए। एक भूमिगत सुरंग से होकर वे एक विशाल भूमिगत महल में पहुंचे। ये पूरा स्थान नीले पत्थरों से बना था, बहुत विशाल लेकिन अत्यंत साधारण। बीच में एक वेदी थी जिससे एक डरावनी और भारी आभा निकल रही थी। वेदी पर 18 शव पड़े थे।
उनकी जीवन ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और उनकी आत्माएं भी नहीं थीं। ये सभी वे साधक हैं जिन्हें त्याग दिया गया था। वे जीवित रह सकते थे लेकिन वे बहुत जल्दीबाजी में थे। गु मिंगजू ने आश्चर्य से पूछा, ये सभी वही हैं जो बिजली की आपदा को आकर्षित नहीं कर पाए और ऊपर नहीं चढ़ पाए। प्राचीन काल से साधकों की दृष्टि में आपदा में असफल होने का अर्थ मृत्यु ही था। गु मिंगजू जैसा अपवाद दुर्लभ था। अब उसे बताया जा रहा था कि यहाँ इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आपदा में असफल होने के बाद भी अलग स्थिति पाई। यह उसके लिए स्वीकार करना कठिन था। क्या तुम हैरान हो? फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, मैं थोड़ा हैरान हूँ, गु मिंगजू ने धीरे से कहा। दुनिया को हेवनली डाउ ने भ्रमित कर दिया है, स्वामी ने वेदी की ओर देखते हुए कहा। असल में आपदा में असफल होना हमेशा मृत्यु नहीं होता। ठंडी हवा भूमिगत महल में बह रही थी, ठंडी हड्डियां जमा देने वाली। बिजली की आपदा डरावनी है, लेकिन असली डर जीवित दुनिया की इच्छा है। वे उन साधकों को मिटा देते हैं जो आपदा में असफल होकर साधारण मनुष्य बन जाते हैं और फिर कभी साधना नहीं कर सकते। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने शांत स्वर में कहा, जैसे ये कोई साधारण सत्य हो। अध्याय 390। हर बादल के पीछे एक चांदी की रेखा। गु मिंगजू उन लोगों के इरादों को समझ चुका था जो सच्चाई को मिटाना चाहते थे। ये सब केवल नाम और लाभ के लिए था। यदि किसी संप्रदाय या परिवार में कोई ऐसा साधक पैदा होता जिसके पास ऊपर चढ़ने की क्षमता होती, तो वह पूरे परिवार या संप्रदाय के लिए सम्मान और प्रसिद्धि लाता। लेकिन अगर वही साधक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की आपदा में असफल हो जाता, उसकी नसें टूट जाती और वह अपंग बन जाता, तो वह गौरव नहीं बल्कि कलंक बन जाता। इस सच्चाई को छुपाने के लिए लोग उसे असफल मानकर उसकी पहचान ही मिटा देते थे। जो लोग इतिहास लिखते हैं और सच्चाई छुपाते हैं, वे कभी नहीं जानते कि असफल साधक भी जीवित रहकर अपमानजनक जीवन जीने को तैयार होते हैं। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने धीरे से समझाया, यदि आपदा में असफल होने के बाद कोई जीवित बच भी जाए, तो उसे न संसाधन मिलते हैं और न ही दुनिया उसे स्वीकार करती है, वह त्याग दिया जाता है। स्वामी अचानक मुड़ा। क्या इन वरिष्ठ साधकों ने फिर से साधना सफलतापूर्वक की? गु मिंगजू ने वेदी पर रखे शवों को देखते हुए धीरे से पूछा। वे 18 शव वेदी पर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। सैकड़ों वर्षों में मैंने लगभग 100 ऐसे साधकों को खोजा जो आपदा में असफल हुए थे। मैंने उन्हें संसाधन दिए और फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर भी लाया। अंत में केवल 18 ही सफल हो पाए। स्वामी की आंखें हल्की लाल हो गईं। जब उन्होंने फिर से डाउ फाउंडेशन बनाया, तब उन्हें इस समस्या का एहसास हुआ। बिना दूसरी बिजली की आपदा के शरीर को तपाए उच्च लोक में पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन यही तरीका अंततः उनकी मौत का कारण बन गया। दर्द और पछतावे के साथ स्वामी वेदी पर चढ़ गया और गु मिंगजू भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ गया। ऊपर से वे केवल 18 ध्यानस्थ शव देख सकते थे, लेकिन पास से देखने पर पता चला कि वेदी पर जटिल रहस्यमय रून खुदे हुए थे। गु मिंगजू ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन उनमें से एक अत्यंत दबावपूर्ण और कठोर शक्ति महसूस हो रही थी। ये दबाव उसे कीचड़ में फंसे होने जैसा महसूस करा रहा था। चिंता मत करो, ये केवल फॉर्मेशन की शक्ति है, फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने कहा। क्षण भर में वह दबाव गायब हो गया, लेकिन वह अभी भी उस ऋणिक शक्ति को महसूस कर सकता था, भारी और अत्यंत शक्तिशाली। बहुत शक्तिशाली फॉर्मेशन है। अगर यह सक्रिय हो जाए तो शायद मुझे भी दबा दे, गु मिंगजू ने कहा। यह केवल मॉर्टल रेल्म तक ही दबाव डाल सकता है, स्वामी ने कहा। जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो, वह असल में इन सोए हुए साधकों की वजह से है। वे 18 मृत साधकों की ओर इशारा कर रहा था। गु मिंगजू आश्चर्य में था। अगर वे मर चुके थे, तो भी वे ऐसा दबाव क्यों पैदा कर रहे थे? लेकिन स्वामी ने जवाब नहीं दिया और सीधे वेदी के केंद्र की ओर चल दिया। भाई गु, यहाँ आओ और महसूस करो, उसने बुलाया। गु मिंगजू थोड़ी देर हिचकिचाया। अगर बाहर ही इतना दबाव था, तो अंदर जाकर तो और भी खतरनाक होना चाहिए था। उसके मन में संदेह उठा, क्या ये सच में उसे ऊपर चढ़ने का तरीका बताने वाला है, या कोई और चाल है? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसके वर्तमान स्तर पर फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी शायद उसे कुछ नहीं कर सकता था, और उसके भीतर मौजूद चाओ कियानकुन और जिंग वुडाव भी सुरक्षा के लिए पर्याप्त थे। वह सीधे फॉर्मेशन के अंदर चला गया। क्षण भर में भारी दबाव उसके शरीर पर टूट पड़ा, जैसे 10,000 पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़े हों। ये किसी भी पिछले बाइंडिंग फॉर्मेशन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसका शरीर जैसे दलदल में फंस गया हो, लेकिन तभी उसके भीतर से विशाल ऊर्जा फूटी और उस दबाव से टकरा गई। कुछ ही क्षणों में वह सामान्य रूप से चलने योग्य हो गया और स्वामी के पास पहुंच गया। तुम्हारी क्या राय है? स्वामी ने संतोष से पूछा। बहुत शक्तिशाली, गु मिंगजू ने बस इतना कहा। अगर मॉर्टल रेल्म का कोई साधक इसमें फंसे तो क्या वह बच सकता है? स्वामी ने पूछा। उत्तर साफ था, कोई भी मॉर्टल रेल्म साधक इससे नहीं निकल सकता। गु मिंगजू समझ गया कि अब बात उस बिंदु पर आ चुकी है जिसे वह जानना चाहता था।
यदि इस फॉर्मेशन से उस व्यक्ति को दबा दिया जाए जो आपदा लेने वाला है, तो तुम उसकी जगह लेकर उसकी आपदा छीन सकते हो। फिर वही आपदा तुम्हारे शरीर को तपाएगी और तुम्हें असेंशन का मौका मिलेगा, स्वामी ने गंभीर स्वर में कहा। पूरा भूमिगत महल इस बात से गूंज उठा। गू मिंगजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये वही तरीका है जो तुमने सोचा है? उसने अविश्वास से पूछा। ये तरीका जितना शक्तिशाली था उतना ही भयावह भी था। इसमें किसी और की आपदा को छीनकर खुद ऊपर चढ़ना शामिल था। लेकिन असली सवाल उससे भी बड़ा था। जिस साधक की आपदा छीनी जाएगी उसका क्या होगा? क्या वह मर जाएगा या फिर किसी और की आपदा छीनने के लिए मजबूर होगा? ये चक्र अंतहीन हो सकता था। गू मिंगजू उलझन में पड़ गया। उसकी चिंता शक्ति या जोखिम के बारे में नहीं थी, बल्कि उस अन्य साधक के परिणाम के बारे में थी। ये तरीका निश्चित रूप से एक मार्ग था, लेकिन यह एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी मार्ग था। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने धीरे से कहा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की। अध्याय 391 कठिन से भी अधिक कठिन। गू मिंगजू ने आसमान की ओर देखते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दुनिया ऐसी ही है। हेवनली डाउ के नियमों में ही समस्या है, हम केवल उसे स्वीकार कर सकते हैं, फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने समझाया। गू मिंगजू चुप रहा। वह समझता था कि स्वामी का क्या मतलब है। साधकों को केवल एक बार ही लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरने का मौका मिलता है और यह सच में हेवनली डाउ की व्यवस्था में एक बड़ी समस्या थी। लेकिन सवाल यह था, अगर हम इस छीनने वाली विधि को भी छोड़ दें तो दुनिया में कितने साधक सच में आपदा पार कर पाते हैं? साधना शक्ति और अमृतत्व की खोज लगती थी, लेकिन असल में जीवन हमेशा जीवन ही रहता है। हेवनली डाउ निर्दयी था, उसके सामने सभी जीव एक मजाक मात्र थे। अगर यमराज कह दे कि आधी रात को मरना है तो कोई उससे आगे नहीं जा सकता। क्या साधना संसार भी ऐसा ही नहीं था? लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन हेवनली डाउ का सबसे शक्तिशाली दंड था। इसके सामने दुनिया की हर चीज़ कमजोर लगती थी, और भले ही कोई फिर से डाउ फाउंडेशन बना ले और आपदा आकर्षित कर ले, सफल होने की संभावना बेहद कम थी। एक भी गलती माफ नहीं थी। गू मिंगजू इसका जीवंत उदाहरण था। वह खुद एक बार असफल हो चुका था। ऐसे असफल लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। आखिर कितने लोग सच में अपना कर्मा शुद्ध कर पाते थे? अधिकतर साधक अपना ही कर्मा बन जाते थे। गू मिंगजू और वे 18 शव ये सभी भाग्यशाली माने जा सकते थे। हालांकि यह तरीका डाकुओं जैसा लगता है, लेकिन अगर हम पहले से सहमति ले लें तो इसमें भी उम्मीद है, फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने कहा। हम जैसे लोग बहुत कम हैं जो साधना से परे दुनिया देखना चाहते हैं। सही है, गू मिंगजू ने भी सहमति जताई। वह खुद भी अब डगमगाने लगा था, लेकिन तभी स्वामी ने आगे समझाया, अगर किसी और की ट्रिब्यूलेशन में हस्तक्षेप किया जाए तो लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और चाहे फॉर्मेशन कितना भी छुपा ले, जब हेवनली डाउ को पता चलता है कि ट्रिब्यूलेशन लेने वाला बदल गया है तो वह शक्ति और बढ़ा देता है। जितना शक्तिशाली साधक होगा उतनी ही भयानक आपदा होगी। अचानक फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने हाथ घुमाया। तेज हवा चली और पूरी वेदी को घेर लिया। उस हवा में 18 शव झूलने लगे। कुछ ही क्षणों में वे सभी जलकर काले हो गए, पहचान तक मिट गई। देखा, भले ही कोई तैयार भी हो, फिर भी सफल होना बहुत कठिन है, स्वामी ने भारी स्वर में कहा। गू मिंगजू ने अचानक पूछा, तो वे लोग जो अपनी ट्रिब्यूलेशन देने को तैयार हैं, उनका क्या होता है? महल में सन्नाटा छा गया। स्वामी कुछ देर चुप रहा। क्या वे सभी मर जाते हैं? गू मिंगजू ने खुद ही जवाब दे दिया, जैसे उसे डर था कि उत्तर पहले से पता है। और फिर स्वामी ने चुपचाप सिर हिला दिया। यह उत्तर गू मिंगजू के आखिरी आशा को भी तोड़ गया। 18 मॉर्टल रेल्म साधक, उसने धीमे से कहा। दुनिया में अरबों जीव थे, लेकिन कितने साधक बनते हैं? और उनमें से भी कितने डाउ फाउंडेशन तक पहुंचते हैं? ये पूरी प्रणाली ही अत्यंत कठोर थी, लेकिन फिर भी सवाल था, क्या उन्हें जीवित रहने का कोई मौका मिल सकता था? शायद वे मरते ही, चाहे इस तरीके में हो या सामान्य ट्रिब्यूलेशन में। सन्नाटा फैल गया। अगर वे ट्रिब्यूलेशन में नहीं जाते तब भी वे मर ही जाते, फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने कठोर स्वर में कहा। हम उन्हें सिर्फ एक उम्मीद दे रहे हैं। फिर वह अचानक मुड़ा और नीचे उतर गया। भाई लियू, गू मिंगजू ने आवाज़ दी, लेकिन स्वामी बिना रुके चला गया। अगर ऊपर जाना है तो यही एक तरीका है। 3 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। सीखना है या नहीं तुम्हारी मर्जी। और वह भूमिगत महल से गायब हो गया। अब केवल गू मिंगजू अकेला रह गया, ठंडी हवा और जली हुई लाशों के बीच। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या सोचना चाहिए। तभी उसके सीने से काला धुआं बाहर निकला और हवा में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। चाओ कियानकुन प्रकट हो रहा था। अध्याय 392 गठन की नकल करना। ओल्ड झाओ। गू मिंगजू ने झाओ कियानकुन को पुकारा। झाओ कियानकुन बिना किसी कारण के प्रकट नहीं होता था। अगर वह आया है तो निश्चित रूप से कोई वजह होगी। जैसा कि गू मिंगजू अभी भी उलझन में उसे देख रहा था, तभी झाओ कियानकुन ने अचानक हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया।
इसके बाद वह भौहें चढ़ाकर वेदी को देखने लगा। गु मिंगजो असमंजस में पड़ गया। वह स्वर्गीय लोक में जाना चाहता था क्योंकि उसके पास वहां जाने के बहुत से कारण थे, लेकिन वह फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की विधि को लेकर थोड़ा असहज था, डर के कारण नहीं बल्कि उसकी कठोर और निर्दयी शैली के कारण। कैलामिटी छीनने की विधि का मतलब था दूसरों की स्वर्गीय बिजली को पार कराने में मदद करना, या अधिक सही कहें तो दूसरों की त्रासदी को छीन लेना। इसके अलावा वहां एक अत्यंत दबावपूर्ण और शक्तिशाली दमन करने वाली गठन प्रणाली भी थी जो देखने में साधारण लगती थी, असल में ये बहुत खतरनाक थी। उन 18 जले हुए, पहचान से परे शवों को देखकर ही इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता था। स्वर्गीय बिजली का प्रहार लक्ष्य बनाकर किया जाता था। स्वर्गीय नियम के प्रकट होने के बाद से ही सभी साधक उससे डरते थे और उसे उकसाने से बचते थे। जो कोई भी स्वर्गीय बिजली को चुनौती देता था उस पर तुरंत बिजली गिरती थी। स्वर्गीय नियम अत्यंत कठोर था। इसका सबसे कठोर नियम यह था कि जब कोई साधक त्रासदी को आकर्षित करता है तो उस क्षेत्र में केवल वही व्यक्ति रह सकता है जो उस त्रासदी को झेल रहा हो। अगर कोई और जीव वहां मौजूद हो, चाहे जानबूझकर हो या नहीं, उसे चुनौती माना जाता है, जिससे बिजली और भी शक्तिशाली हो जाती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। अगर कोई इतनी शक्ति रखता हो कि उस त्रासदी को झेल सके, तभी ये तरीका काम कर सकता है। लेकिन फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर के अनुसार और आसपास के जले हुए शवों को देखकर साफ था कि इस तरीके में त्रासदी और भी भयानक हो जाती है। तो वे इतने आत्मविश्वास से ये तरीका क्यों अपना रहे थे? गु मिंगजो ने पहले भी स्वर्गीय बिजली की शक्ति देखी थी। वह इतनी भयानक थी कि भले ही वह पृथ्वी क्षेत्र में पहुंच गया था, फिर भी उसे उससे डर लगता था और उसे यकीन नहीं था कि वह उसे सह पाएगा। लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह दुविधा में था। अब जब झाओ qianकुन आ गया था तो वह उसकी सलाह या निर्णय सुनना चाहता था, लेकिन झाओ qianकुन पूरा ध्यान वेदी के जटिल रूनों पर लगाए हुए था, इसलिए गु मिंगजो को चुपचाप इंतजार करना पड़ा। वेदी के रून इतने गूढ़ थे कि झाओ qianकुन को भी उन्हें समझने में 2 अगरबत्तियों के जलने जितना समय लगा। इस दौरान वह वेदी के चारों ओर दर्जनों बार घूम चुका था, फिर थककर उसने अपनी नज़रें हटा लीं और गु मिंगजो की ओर देखा। वो बड़ा पक्षी सही कह रहा था। इस गठन का उपयोग करके हम साधक की आभा को छिपा सकते हैं और उसकी जगह किसी और को रख सकते हैं। झाओ qianकुन ने कहा, मुझे ये पता है, लेकिन गु मिंगजो कुछ कहना चाहता था पर पूरा नहीं कह सका। वह जानता था कि झाओ qianकुन उसकी इस हिचकिचाहट से नाराज होता है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। झाओ qianकुन शांत स्वर में बोला, गुस्सा नहीं हुआ। गु मिंगजो ने राहत की सांस ली और सिर हिला दिया। वह देखना चाहता था कि झाओ qianकुन इसे कैसे समझाएगा। क्या इन असफल साधकों में कोई समानता है? झाओ qianकुन ने वेदी में उड़ते हुए 18 जले शवों की ओर इशारा किया। गु मिंगजो को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। उनके टूटे हुए डेंटियन से पता चलता है कि वे सभी मिड स्टेज मोर्टल रियल में थे। झाओ qianकुन ने समझाया, इसका क्या मतलब है? गु मिंगजो अभी भी नहीं समझ पाया। मतलब ये कि तुम इनसे काफ़ी अधिक शक्तिशाली हो। वे इस वजह से असफल हुए क्योंकि वे केवल शरीर को तराशने वाली बिजली की त्रासदी झेलने की सीमा तक ही पहुंच पाए थे। झाओ qianकुन ने कहा, तो क्या इसका मतलब? गु मिंगजो को कुछ समझ आने लगा, लेकिन वह निश्चित नहीं था। मतलब ये कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे, लेकिन उनका स्तर इतना ही था कि वे किसी तरह उस बिजली की त्रासदी को झेल सकें। झाओ qianकुन ने उसकी बात बीच में काट दी। झाओ qianकुन वेदी से बाहर उड़ आया। गठन उसका दमन कर रहा था, इसलिए वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका। गु मिंगजो अब पूरी तरह उसके तर्क से सहमत हो गया। उसकी बातें फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर से भी अधिक विश्वसनीय थीं। पहले जो वह हिचकिचा रहा था, उसने तुरंत निर्णय ले लिया। उसे डर था कि यह तरीका बहुत कठोर है और जो व्यक्ति बिजली छीन रहा है उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन वास्तव में बिजली लेने के और भी कई तरीके थे। कई साधक जानबूझकर अपनी त्रासदी छोड़ने को तैयार होते हैं। झाओ qianकुन ने उसे और आत्मविश्वास दिया, ये तरीका साधक के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। अब उसकी सारी शंकाएं खत्म हो गईं। उसने गठन सीखने और आपदा की तैयारी करने का फैसला किया। उसे स्वर्गीय लोक में जाना ही था। वेदी का गठन उसकी अपेक्षा से अधिक गहरा था। झाओ qianकुन की मदद से भी उसे तुरंत समझना आसान नहीं था। यह अपेक्षित भी था। वह कभी भी गठन विद्या के संपर्क में नहीं आया था और ये तो और भी जटिल रूनों से बना था। उसके लिए ये किसी कल्पना या स्वर्गीय पुस्तक जैसा था जहां शुरुआत करना भी कठिन था। चर्चा के बाद दोनों ने तय किया कि झाओ qianकुन वेदी के गठन की नकल करेगा। समझने के बाद झाओ qianकुन गठन लगाएगा और गु मिंगजो बिजली की त्रासदी छीनने का काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ऐसा साधक खोजना जो स्वेच्छा से अपनी त्रासदी छोड़ने को तैयार हो। असल में यह मुश्किल नहीं है। बस किसी ऐसे साधक को ढूंढो जो मोर्टल रियल्म में प्रवेश करने वाला हो और उसे वादा करो कि वह मोर्टल रियल्म का साधक बन जाएगा। फिर उसकी त्रासदी ले लो। चर्चा के बाद गु मिंगजो ने वेदी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
वह खाली चौक में पालथी मारकर बैठ गया। मास्टर किन और जिंग वू दाओ की स्थिति देखी और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखा। झाओ qianqun वेदी के चारों ओर घूमकर रूनों का अध्ययन और नकल करने लगा। मास्टर किन की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी यह गु मिंगजोऊ के लिए अच्छी खबर थी। आखिर मास्टर किन उसी की वजह से घायल हुए थे। जिंग वू दाओ की हालत काफ़ी बेहतर थी। जब उसने पुष्टि कर ली कि गु मिंगजोऊ सुरक्षित है तो उसका ध्यान मास्टर किन की ओर चला गया। वह हर दिन उनकी रक्षा करता और उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा देकर ठीक होने में मदद करता। ये सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों ठीक हैं, गु मिंगजोऊ ने अपनी चेतना वापस खींच ली। वह पूरी तरह रूनों के अध्ययन में लग गया। ये रून वेदी से भी अधिक गूढ़ थे, लेकिन उन्हें समझा जा सकता था, जबकि वेदी के रून पूरी तरह रहस्यमय थे। हालांकि गठन बनाना बहुत कठिन था। ये सिर्फ उसकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अनुभव और प्रतिभा के कारण भी था। और इस दुनिया में स्वर्गीय नियम की पाबंदी भी थी। यहाँ साधक अधिकतम मोर्टल रियल्म की चरम सीमा तक ही शक्ति दिखा सकते थे। कभी कभी आरोहण के समय भी उन्हें दबा दिया जाता था। यह ऐसे था जैसे एक बोतल में पानी हो, जब तक पूरी न भरी हो वह बाहर नहीं छलकता। अर्थ रियल्म तक पहुंचने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को समझना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में स्वर्गीय नियम साधकों को प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने ही नहीं देता था। यही कारण था कि फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर और दूसरे साधक इतने पागलपन की हद तक त्रासदी छीनने को तैयार थे, क्योंकि स्वर्गीय लोक में न पहुंच पाने का मतलब था कि उनकी वृद्धि सीमित रह जाएगी। गु मिंगजोऊ को इन जटिल रूनों का बार बार अभ्यास करना था, जब तक कि वह उन्हें बिना सोचे सीधे बना न सके। पूरा काम बेहद नीरस था और असफलताएं लगातार हो रही थीं। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे लगातार अभ्यास करना ही था ताकि वह जल्दी सफल हो सके। अध्याय 393 असामान्य। हत्या और विनाश के बाद ठंडी धरती अंततः शांत हो गई। लहरें धीरे धीरे फैलने लगीं और समुद्री पक्षी आकाश में उड़ने लगे। जहां समुद्र और आकाश मिलते थे, उस ठंडी भूमि से अचानक एक विशाल लहर उठी। ये लहर हजारों मील तक फैल गई और तेजी से उत्तर दिशा में जोऊ राजवंश की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही समय में ये दुर्लभ और भयानक लहर जोऊ के दक्षिणी तट से टकरा गई। धड़ाम! लहरें उफान पर थीं और बाढ़ फट पड़ी। क्षण भर में डरावना समुद्री जल सीधे जोऊ राजवंश के तटीय क्षेत्र को निगल गया। लहरों की गर्जना, घरों और पेड़ों का गिरना और जीवों की चीखें, सब कुछ सूखी टहनियों की तरह टूटते हुए समुद्र की तरह फैल गया और धीरे धीरे अंदर तक घुसता चला गया। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश भी इस राक्षसी बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे भारी जान माल की हानि हुई। पूरा महाद्वीप जैसे एक 10वां हिस्सा सिकुड़ गया था। जो जमीन पहले समुद्र से ऊपर थी, वह अब विशाल महासागर में बदल चुकी थी। जोऊ राजवंश को भारी नुकसान हुआ। चारों ओर लाशें और चीख पुकार का माहौल था। जहां जोऊ राजवंश बाढ़ से जूझ रहा था, वहीं पूर्व दिशा में अचानक हमला हुआ। तेज गति से उन्होंने पर्शिया देश पर कब्जा कर लिया और जोऊ के दक्षिणी हिस्से पर आक्रमण करते हुए उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरी ओर इंग्लैंड ने अचानक अपनी राष्ट्रीय शक्ति इकट्ठा की और घोषणा की कि वह ठंडी भूमि के समुद्री जानवर साधकों के साथ गठबंधन करेगा। उन्होंने युद्ध का झंडा उठाया और जोऊ राजवंश की ओर कूच शुरू कर दिया। दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। यह एक भयानक साम्राज्य युद्ध था। आरव शर्मा ने साधारण मनुष्यों की लड़ाई में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह इंतजार कर रहा था कि कोई जोऊ राजवंश के खिलाफ कदम उठाए, जैसे वर्ल्ड गॉड शुफेग्यू। एक सुप्रीम साधक बनने के बाद साधारण मनुष्यों को मारना हमेशा जटिल हो जाता है, इसलिए आरव शर्मा ने सब कुछ महारानी चांगनिंग पर छोड़ दिया। अचानक एक स्रोतहीन हवा पूरे फ्लोटिंग जेड आइलैंड के भूमिगत महल में बहने लगी। खाली चौक में बैठे गु मिंगजोऊ ने उस हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा में हल्के से आंखें खोलीं। उसकी आंखों से 2 तेज प्रकाश किरणें निकलीं। उसकी साधना 3 दिनों में फिर से आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन वह अभी तक रन को उत्कीर्ण नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि अपनी डाउ फाउंडेशन पर कोई निशान भी नहीं छोड़ पाया था। उसकी डाउ फाउंडेशन की मजबूती बहुत अधिक थी। मुख्य कारण ये था कि उसे सही उत्कीर्णन विधि नहीं मिली थी। उसने अपनी साधना रोक दी थी क्योंकि फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर द्वारा दिया गया 3 दिन का समय पूरा होने वाला था और भूमिगत महल में उसका समय समाप्त हो रहा था। गु मिंगजोऊ खड़ा हुआ और पीछे वेदी की ओर देखने लगा, या यूं कहें वह झाओ qianqun को देख रहा था। झाओ qianqun, जो वेदी की शक्तिशाली दमनकारी गठन प्रणाली का अध्ययन कर रहा था, पिछले 3 दिनों से बिना रुके काम कर रहा था। वह दिन रात गठन को समझने में लगा हुआ था। सौभाग्य से वह झाओ qianqun जैसा शक्तिशाली साधक था, वरना गु मिंगजोऊ का आध्यात्मिक ज्ञान बहुत पहले ही खत्म हो जाता। जैसे ही उसने गु मिंगजोऊ की नज़र महसूस की, झाओ qianqun ने सिर घुमाया और हल्का सा सिर हिलाया। 3 दिन और 3 रातों की मेहनत के बाद उसकी आत्मा भी थकान से भारी हो चुकी थी। कैसा रहा? गु मिंगजोऊ ने उसकी थकान देखकर चिंतित होकर पूछा। मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। दिन रात अध्ययन के बाद मुझे गठन की समझ आ गई है। मैंने इसे पूरी तरह कॉपी कर लिया है और जल्द ही इसे इस्तेमाल भी कर सकूंगा।
झाओ qianकुन ने जवाब दिया। गु मिंगजोऊ मुस्कुराया और झुककर उसका आभार व्यक्त किया। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए भी मदद है, झाओ qianकुन बोला। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसका पतला सा शरीर काले प्रकाश में बदल गया और सीधे गु मिंगजोऊ के डेंटियन में प्रवेश कर गया। तभी पीछे से हल्की कदमों की आवाज़ आई। लगता है फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर मुझे बाहर ले जाने आ रहे हैं। गु मिंगजोऊ ने उस दिशा में देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, वहां आइलैंड मास्टर नहीं था, बल्कि यह शिव था जिससे वह पहले मिल चुका था। कुछ गड़बड़ है। गु मिंगजोऊ का चेहरा हल्का बदल गया। 3 दिन पहले आइलैंड मास्टर ने कहा था कि वह खुद आएगा उसे लेने, लेकिन अब जो आया था वह कोई और था। भले ही वह व्यक्ति परिचित था, फिर भी स्थिति अजीब लग रही थी। आइलैंड मास्टर जैसे व्यक्ति जो शक्ति और स्थिति में सर्वोच्च थे, वे आमतौर पर अपना वादा निभाते हैं। अगर उसने कहा था कि वह खुद आएगा तो उसे आना ही चाहिए था, इसलिए उसका न आना संदिग्ध था। यह शिव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। मैं राजा के आदेश पर आपको बाहर ले जाने आया हूँ। वह जल्दी से नीचे आया और हाथ जोड़कर बोला। गु मिंगजोऊ चुपचाप उसे देखता रहा। यह शिव को अजीब सा महसूस हुआ। उसने फिर कहा, कृपया मेरे साथ चलें, मैं आपको बाहर ले जाने आया हूँ। फिर भी गु मिंगजोऊ नहीं हिला। क्या और कुछ है सीनियर? यह शिव की आवाज़ अब घबराई हुई थी। तीसरी बार जब उसने वही बात दोहराई तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वह डर रहा था गु मिंगजोऊ से। ये वही व्यक्ति था जिससे वह पहले आराम से बात कर चुका था। गु मिंगजोऊ की आंखें ठंडी हो गईं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह शिव का चेहरा अचानक बदल गया और उसके अंदर का डर बाहर आ गया। अब ये स्पष्ट था, फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर के साथ कुछ तो हुआ है। गु मिंगजोऊ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन निष्कर्ष निकाल लिया। वह यह शिव की हर प्रतिक्रिया देख रहा था। एक छोटा सा बदलाव भी उसकी सोच को स्पष्ट कर सकता था। फिर उसने अचानक अपनी सामान्य कोमलता वापस ले ली। माफ करना, लंबे समय की साधना के कारण थोड़ा थक गया था, इसलिए भ्रमित हो गया था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, कोई बात नहीं। यह शिव पसीने से भीग गया था। तो चलें, गु मिंगजोऊ ने कहा। यह शिव पल भर के लिए हैरान हुआ, फिर तुरंत मुस्कुरा उठा। जी, कृपया मेरे साथ आइए सीनियर। गु मिंगजोऊ ने कोई विरोध नहीं किया। अध्याय 394 घात। ये जू ने सिर झुकाकर इशारा किया कि गु मिंगजू आगे चले। उसके चेहरे पर सम्मान था, लेकिन गु मिंगजू समझ सकता था कि वह भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा है। ये जू अंदर से बेहद खुश था। क्या वह यहाँ से बाहर निकलने की वजह से खुश था? गु मिंगजू के मन में जो विचार आए थे वे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। 3 दिन पहले फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी ने मुझे पुस्तकालय में जाने को कहा था। क्या उसने तुम्हें इसके बारे में बताया था? गु मिंगजू ने चलते चलते अचानक पीछे मुड़कर पूछा। अरे, मैं लगभग भूल ही गया था। राजा ने मुझे वरिष्ठ को पहले पुस्तकालय ले जाने को कहा था। ये जू अचानक चौंक गया और बोला, जैसे उसे अभी याद आया हो। ठीक है, लगता है आज मुझे फ्लोटिंग जेड आइलैंड की कल्टिवेशन तकनीकें देखने का अवसर मिलेगा। गु मिंगजू ने संतोष से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। ये जू उसके पीछे पीछे चला और चुपचाप माथे का पसीना पोंछा, फिर तेजी से उसके पीछे चलने लगा। लेकिन ये जू ने यह नहीं देखा कि जैसे ही गु मिंगजू मुड़ा, उसका चेहरा ठंडा पड़ चुका था। सीढ़ियां अभी भी सर्पिल थीं, जो ड्रैगन की तरह घूमती हुई नीचे भूमिगत महल से ऊपर तक जाती थीं। गु मिंगजू ये रास्ता दूसरी बार तय कर रहा था, इसलिए वह इससे परिचित था। लेकिन आज उसे रास्ते में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसकी गति तेज थी और ये जू उसके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों बिना बात किए तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। अचानक ये जू की सांसें भारी हो गईं, वह घबरा रहा था। पर क्यों? जैसे जैसे ऊपर की रोशनी नज़दीक आती गई, महल का द्वार साफ दिखाई देने लगा। मैंने तुमसे कुछ पूछना भूल गया था। गु मिंगजू अचानक रुक गया। क्या? ये जू घबरा गया और लगभग उससे टकरा ही गया। मिटा दो, गु मिंगजू ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ के साथ ही एक अदृश्य ऊर्जा पूरे सीढ़ी मार्ग में फैल गई। ये जू ने तुरंत तलवार पकड़ ली, लेकिन तभी, चलो, क्या देख रहे हो? सामने से एक आवाज़ आई। ये जू ने देखा जो गु मिंगजू अभी उसके सामने था, वह अब दरवाजे पर खड़ा था और बाहर निकलने वाला था। ये जू क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया और उसका हाथ तलवार से हट गया। वह तुरंत आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि गु मिंगजू बाहर निकल गया है। लेकिन उसी क्षण ये जू की आंखों में असली हत्या की भावना जाग उठी। उसके शरीर से भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। तलवार अपने आप बाहर निकल आई। मारो, उसने जोर से चिल्लाया। यह आवाज़ पूरे फ्लोटिंग जेड हॉल में गूंज गई। अगले ही पल पीछे के महल में छुपी हुई भयानक शक्ति फट पड़ी। धमाके गूंज उठे, धूल और आग की लहरें फैल गईं। पूरा महल जैसे विनाश के तूफान में बदल गया।
हर तरफ से आकृतियां कूद पड़ी, अजीब समुद्री बीस्ट कल्टिवेटर्स जैसे कछुआ, सांप, जल ड्रैगन, केकड़ा, मछली और काली ईल। वे सभी घात लगाए बैठे थे। ये जू ने हवा में छलांग लगाई और तुरंत तलवार घुमा दी। तुम खत्म हो गए, वह हंसा, लेकिन पूरा क्षेत्र शांत था, कोई जवाब नहीं। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी 2 लाशों पर गई। क्या वह नहीं? उसका चेहरा बदल गया। जो शरीर 2 हिस्सों में कटा था वह गु मिंगजू नहीं था, बल्कि एक समुद्री स्नेकमैन बीस्ट कल्टिवेटर था। उसका प्लान असफल हो गया था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, कुछ भी असंभव नहीं, तुम ये जू नहीं हो। मरने वाला मैं नहीं था। एक जलती हुई भाला पीछे से ये जू के शरीर में घुस गया। खून फूट पड़ा। ये जू का शरीर अचानक बदलने लगा। क्षण भर में वह मानव रूप से बदलकर एक विशाल अजगर बन गया। उसने भाले को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन काला भाला भड़क उठा, आग फैल गई और विशाल अजगर पल भर में राख बन गया। भाला रुका नहीं, वह आगे बढ़ता गया। धमाधम हजारों दानव साधक पीछे की ओर गिरने लगे। चीखें, भय और अफरा तफरी पूरे महल में फैल गई। जो बच गए वे इधर उधर भागने लगे। उसी समय गु मिंगजू छलांग लगाकर बाहर आया। उसने गिरते हुए भाले को पकड़ लिया। उसकी आंखों में ठंडक थी। उसके शरीर से विशाल ऊर्जा निकली और भाले में समा गई, और फिर भाले की चमक पूरे महल को चीरते हुए एक भयानक प्रहार में बदल गई। अध्याय 395 फ्लोटिंग जेड आइलैंड का विनाश। खून एक फव्वारे की तरह चारों दिशाओं में लहरों के रूप में फैल रहा था। हर बार जब खून का फव्वारा उठता, इसका मतलब होता कि एक राक्षसी साधक गिर चुका है। कुछ ही सांसों में पूरे फ्लोटिंग जेड के पीछे वाले हॉल में शवों का ढेर लग गया। हजारों दानव साधकों में से कोई भी जीवित नहीं बचा, सभी मर चुके थे। गु मिंगजू अपने पीछे भाले को थामे आकाश से नीचे उतरा। उसकी आंखों में असीम हत्या भाव और क्रोध भरा हुआ था। उसकी आध्यात्मिक चेतना ने तुरंत फ्लोटिंग जेड आइलैंड के आधे से अधिक हिस्से को घेर लिया, लेकिन उसे कोई भी भटकता साधक महसूस नहीं हुआ। मृत्यु की गंध ने उसके मन में एक अशुभ भावना पैदा कर दी। जहां उसका भाला इशारा करता, वहां हजारों दानव मारे जाते। गु मिंगजू ने पहले ही इस असामान्यता को महसूस कर लिया था, लेकिन उसने शुरू में फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर पर संदेह किया था, न कि यह शिव पर। लगातार जांच करने के बाद उसे एहसास हुआ कि समस्या यह शिव में थी। पहला कारण यह था कि वह पहले भी यह शिव से मिल चुका था और उसके स्वभाव को जानता था, लेकिन जो यह शिव अभी उसके सामने था वह पूरी तरह अलग महसूस हो रहा था। दूसरा कारण उसकी घबराहट और डर था। तीसरा उसका लाइब्रेरी के बारे में सवाल का जवाब। गु मिंगजू ने उस जानकारी से तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। महल से बाहर निकलने से पहले उसने बिना हिचकिचाहट के भ्रम का उपयोग करके यह शिव को भ्रमित कर दिया। वह बहुत समय बाद भ्रम तकनीक का उपयोग कर रहा था, क्योंकि पहले उसके दुश्मन उससे बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए ये तकनीक उसके लिए उपयोगी नहीं थी। लेकिन अब उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी और वह इस दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया था, इसलिए उसे इसकी फिर से ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस संकट से बच निकलने में सफल रहेगा। जिस चीज़ ने उसे और भी चौंका दिया वह ये थी कि यह शिव वास्तव में एक समुद्री पशुरूप साधक था जो भेस में था। ये सर्प जैसे दानव साधक का भेस इतना परिपूर्ण था कि पृथ्वी स्तर की शक्ति तक पहुंचने के बाद भी गु मिंगजू उसे तुरंत पहचान नहीं पाया था। उसने तुरंत चारों ओर देखा। जब उसने पुष्टि कर ली कि सभी दानव साधक मर चुके हैं, तो उसने महल छोड़ दिया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड अब मृत्यु की गंध से भरा हुआ था। उसका दिल बेचैनी से भर गया, लेकिन जब उसने अपनी चेतना पूरी तरह फैलाई, तब भी उसे फ्लोटिंग जेड के भटकते साधक का कोई पता नहीं चला। ये बात उसकी बेचैनी और बढ़ा गई। आखिर हुआ क्या है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अचानक उधर उसकी चेतना ने आखिरकार एक कमजोर जीवन आभा को पकड़ लिया। वह परिचित थी, कोई जानने वाला है। गु मिंगजू तेजी से उड़ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में उसकी परछाई छूट रही थी। वह उत्तरी तट की ओर पहुंचा। समुद्र की लहरों में डूबे एक व्यक्ति को उसने देखा। वह तुरंत नीचे उतरा और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज हवा उठी। एक चमकदार सुनहरी किरण अचानक फ्लोटिंग जेड आइलैंड के बाहर प्रकट हुई और पूरे द्वीप को घेर लिया। वह स्वर्ग से उतरी हुई लग रही थी। क्षण भर में वह पूरी भूमि पर फैल गई और भयानक बिजली की शक्ति के साथ द्वीप पर टूट पड़ी। फ्लोटिंग जेड आइलैंड तेजी से टूटने और ध्वस्त होने लगा। धूल और मलबा हर तरफ उड़ने लगा। धुएं के बीच एक सफ़ेद आकृति तेजी से बाहर निकली। वह सुनहरी रोशनी के बीच से बिना किसी नुकसान के निकल आया और एक छलांग में 1000 मीटर दूर पहुंच गया। गु मिंगजू हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखों में क्रोध और हत्या की भावना भरी हुई थी। उसके हाथों में अभी भी वह अंतिम जीवित साधक था। उसने देखा कि पूरा फ्लोटिंग जेड आइलैंड अब डूब रहा था। उसका चेहरा और भी कठोर हो गया। वह समुद्र के ऊपर तेजी से उड़ने लगा, एक सुरक्षित स्थान खोजने के लिए, क्योंकि उसके हाथों में जो था वह एकमात्र जीवित साधक था।
उसकी हालत बेहद गंभीर थी। उसकी नसें टूटी हुई थीं, हाथ पैर निष्क्रिय थे, चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। फिर भी उसकी जीवित रहने की इच्छा मजबूत थी। गु मिंगजोऊ ने उसे बचाने का निर्णय लिया, और साथ ही ये व्यक्ति अब एकमात्र सुराग था जो बता सकता था कि यहाँ क्या हुआ था। लेकिन समस्या ये थी, पूरा फ्लोटिंग जेड आइलैंड समुद्र में डूब चुका था। अब कहीं भी जमीन नहीं थी, एक भी चट्टान नहीं बची थी। गु मिंगजोऊ को कोई जगह नहीं मिली जहां वह रुक सके और इलाज कर सके। साधक की हालत और बिगड़ रही थी, समय खत्म हो रहा था। कुछ पल सोचने के बाद गु मिंगजोऊ ने निर्णय लिया। वह सीधे उस ठंडे गहरे समुद्र में उतर गया। अगर ऊपर कोई जमीन नहीं थी तो वह समुद्र की गहराई में जाएगा। उसे पता था कि यह बेहद खतरनाक है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ठंडी ऊर्जा उसके चारों ओर फैल गई, हड्डियों तक ठंड पहुंचाने वाली। वह लगातार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उस साधक के शरीर में डालता रहा, उसे जीवित रखने के लिए। वह तेजी से नीचे उतरता गया, 3000 मीटर गहराई तक। समुद्र तल पर पहुंचना, अंधेरा हर तरफ था, न सूरज की रोशनी न चांद की। कभी कभी हल्की चमक उठती, लेकिन वह भी तुरंत बुझ जाती। ये दुनिया गहरी, शांत और रहस्यमय थी। अजीब बात यह थी कि यहाँ उसने किसी भी खतरे को महसूस नहीं किया। यह अपेक्षा से अधिक शांत था, लेकिन वह जानता था, ये शांति तूफान से पहले की शांति है। उसने अपनी चेतना फैलाई और 100 मील तक जांच की, कोई घात नहीं, कोई दुश्मन नहीं। फिर वह एक घने मूंगे के बीच छिप गया। चारों ओर समुद्री जीव भाग गए। तुरंत उसने घायल साधक की मरहम पट्टी शुरू की, उसकी नसों को साफ किया और अपनी ऊर्जा से उसके शरीर को फिर से जीवित करने की कोशिश करने लगा। अध्याय 396 गंभीर रूप से घायल येजू। ये प्रक्रिया बेहद जटिल और समय लेने वाली थी। जब तक उसकी आध्यात्मिक चेतना लगभग समाप्त नहीं हो गई, तब तक गु मिंगजू ने उपचार करना बंद नहीं किया। फिर भी वह केवल उस रोग कल्टिवेटर की आधी चोटें ही ठीक कर पाया और घावों को अस्थायी रूप से दबा सका, लेकिन आगे उपचार संभव नहीं था। उस साधक की चोटें अत्यंत गंभीर थीं, अंदर से बाहर तक उसका शरीर लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। चेहरा विकृत था, हाथ पैरों की नसें कट चुकी थीं, मेरिडियंस टूट चुके थे और अंदरूनी अंग बुरी तरह घायल थे। यहाँ तक कि उसके डैंशन में बनी डाओ फाउंडेशन भी ढह चुकी थी। उसकी हालत गु मिंगजू से भी कई गुना अधिक खराब थी, जो कभी जेल में फंसा था। गु मिंगजू अपनी वर्तमान क्षमता से उसे तुरंत ठीक नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक वह उसकी जान कुछ दिनों के लिए बढ़ा सकता था। ऐसी स्थिति में उसे मास्टर कीन की याद आई। अगर मास्टर कीन घायल न होते तो वह गु मिंगजू से कहीं अधिक बेहतर उपचार कर सकते थे। उसकी अद्भुत इंस्टेंट हीलिंग तकनीक इस स्थिति को आसानी से संभाल सकती थी। लेकिन अभी मास्टर कीन स्वयं घायल थे, इसलिए उन्हें लाना संभव नहीं था। बचाओ मुझे, तभी उस बेहोश पड़े साधक ने कमजोर आवाज में कहा। उसका विकृत हाथ धीरे धीरे गु मिंगजू की रोब पकड़ने लगा। तुम ठीक हो? गु मिंगजू ने झुककर उसकी हालत देखी। उसका चेहरा पूरी तरह नष्ट हो चुका था, आंखों की जगह खाली गड्ढे थे, बहुत भयानक दृश्य। उसकी आंखें निकाल ली गई थीं। सीनियर गु मिंगजू, उस व्यक्ति ने अचानक पहचान लिया। तुम मुझे जानते हो? गु मिंगजू चौंक गया। मैं येजू हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। येजू? गु मिंगजू का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसे अब समझ आया कि यह परिचित औरा कहाँ से आ रही थी। जिस क्षण अंडरवाटर बीस्ट कल्टिवेटर ने खुद को छुपाया था, उसने मान लिया था कि असली येजू मर चुका है। लेकिन असल में वह जीवित था और अब यह उसकी हालत थी। वह अब पहले जैसा वीर और मजबूत साधक नहीं था, बल्कि एक लगभग मरणासन अपंग बन चुका था। गु मिंगजू का दिल भारी हो गया। सीनियर, मैं येजू हूँ, कृपया फ्लोटिंग जेड आइलैंड को बचाए, उसने फिर कहा। उसके लिए उसकी अपनी जान से ज्यादा फ्लोटिंग जेड आइलैंड के हजारों साधक महत्वपूर्ण थे। गु मिंगजू कुछ पल चुप रहा। वह जानता था कि वह क्या सुनना चाहता है, लेकिन सच ये था कि शायद वह पहले ही देर कर चुका था। घबराओ मत, फ्लोटिंग जेड आइलैंड अभी सुरक्षित है, उसने झूठ बोलते हुए उसे शांत किया। सच? येजू की टूटी हुई आंखें कांप उठीं। हाँ, गु मिंगजू ने पुष्टि की। येजू धीरे धीरे शांत हो गया। गु मिंगजू ने अपनी ऊर्जा उसके शरीर में भेजी ताकि वह स्थिर रह सके। फिर उसने पूछा, क्या हुआ था? फ्लोटिंग जेड आइलैंड के स्वामी कहाँ गए? वह पहले से अनुमान लगा चुका था कि कुछ बड़ा हुआ है। राजा ग्रेट जो डायनेस्टी चले गए हैं, येजू ने कमजोर आवाज में कहा। ग्रेट जो डायनेस्टी? ये सुनकर गु मिंगजू हैरान रह गया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी वहां क्यों जाएगा? कल हमें खबर मिली कि समुद्र से लाखों दानव साधक ग्रेट जो डायनेस्टी के आसपास इकट्ठा हो गए हैं। वे शायद मानव शक्तियों के साथ मिलकर जो डायनेस्टी को गिराना चाहते हैं, येजू ने समझाया। ये सुनकर राजा ने सभी रोग कल्टिवेटर्स को इकट्ठा किया और एक सेना बनाई और वे मदद के लिए वहां चले गए। गु मिंगजू समझ गया, तो इसका फायदा उठाकर अंडरवाटर बीस्ट कल्टिवेटर्स ने फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर हमला किया। उसने पूछा। येजू के चेहरे पर दर्द और गुस्सा आ गया। हाँ, जैसे ही राजा गए, उन्होंने रात में फॉर्मेशन सक्रिय कर दिया और हजारों साधकों को तुरंत मार दिया।
इस हमले का नेतृत्व ली हुवैंग कर रहा था। ली हुवैंग, उसने फ्लोटिंग जेड आइलैंड के साधकों पर बेरहमी से हमला किया। और फिर उसने तुम्हारे साथ ये किया? गु मिंगजू ने पूछा। हाँ, ये जू ने दर्द से कहा। उसने मेरे चेहरे की त्वचा तक चीर दी ताकि उसका कोई आदमी मेरा रूप ले सके और मेरी कल्टिवेशन भी खत्म कर दी। अध्याय 397 अंतिम चमक। मैंने पहले ही उस इम्पोस्टर को मार दिया है। गु मिंगजू ने संकेत देकर उसे शांत होने को कहा। वह नकली येजू वास्तव में फ्लोटिंग जेड आइलैंड के आइलैंड मास्टर को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि वह भूमिगत महल में जाकर गु मिंगजू को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह असफल रहा और अंत में मारा गया। स्वॉलोफिश इल्यूजन टेक्निक्स में माहिर होते हैं और उनकी मोटी त्वचा उन्हें किसी भी रूप में ढलने में मदद करती है। येजू ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अच्छा हुआ मैं आपसे मिला, सीनियर। स्वॉलोफिश क्लैन, गु मिंगजू ने हैरानी से पूछा। उसे याद आया कि उसने जिस नकली येजू को मारा था वह अंत में विशाल पाइथन के रूप में बदल गया था। तभी एक ठंडी और गूंजती आवाज समुद्र में फैल गई। तुमने जिसे मारा वह सिर्फ इल्यूजन टेक्निक जानने वाला एक बीस्ट कल्टिवेटर था। यह आवाज थी ली हुवैंग की। क्या? येजू चौंक गया। अगले ही क्षण ली हुवैंग का विशाल शरीर कोरल रीफ के पीछे से बाहर निकला। उसके चारों ओर हजारों बीस्ट कल्टिवेटर्स मौजूद थे, लगभग 10,000। उन्होंने पूरे कोरल रीफ को घेर लिया था और उनकी स्थिति एक भयानक फॉर्मेशन बना रही थी। सच बताऊं, तुमने जिसे मारा वह सिर्फ एक इल्यूजन उपयोग करने वाला था, ली हुवैंग ने तिरस्कार से कहा। फ्लोटिंग जेड आइलैंड अब खत्म हो चुका है। ये सुनते ही येजू कांप उठा। लेकिन गु मिंगजू ने बिना समय गंवाए अपने हाथ में स्पीयर प्रकट कर लिया, जलती हुई आग से भरा हुआ। हमने फ्लोटिंग जेड आइलैंड तक नष्ट कर दिया है। क्या तुम सोचते हो कि तुम हमें रोक पाओगे? ली हुवैंग ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल स्पीयर बिजली की तरह ली हुवैंग की ओर बढ़ा। धमाकेदार शक्ति समुद्र को चीरती हुई आगे बढ़ी। लेकिन तभी आकाश जैसी चमकती गोल्डन फॉर्मेशन सक्रिय हो गई और स्पीयर को रोक दिया। धम, भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और गु मिंगजू पीछे की ओर धकेल दिया गया। बहुत शक्तिशाली फॉर्मेशन है, उसने दांत भींचते हुए सोचा। ली हुवैंग मुस्कुराया। आश्चर्य हुआ, लेकिन तभी येजू अचानक चीखा। ली हुवैंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी खाली आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, भले ही उसका शरीर टूट चुका था। अंधे कुत्ते, अभी भी बोलने की हिम्मत है। ली हुवैंग हंसा। पहले गु मिंगजू को मार दूं, फिर तुम्हें जिंदा छीलूंगा। लेकिन तभी ली हुवैंग ने हाथ उठाया और 5 विशाल गोल्डन बीम्स हवा में बन गए। वे सीधे गु मिंगजू और येजू दोनों को घेरने लगे। ये जाल था। गु मिंगजू ने तुरंत समझ लिया अगर वह हिला तो येजू मर जाएगा। इसलिए उसने अपने कदम रोक दिए और खुद को वार के लिए तैयार कर लिया। अगर मैं बचा तो वह मर जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी एक टूटा हुआ शरीर अचानक हिल उठा। येजू, उसका शरीर अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर अचानक एक अंतिम चमक उठी। उसने अपने जीवन की आखिरी शक्ति जगा दी। एक ब्लेजिंग बर्स्ट आग की तरह चमकता हुआ शरीर। और फिर वह सीधे उन गोल्डन बीम्स के बीच कूद गया। धमाकेदार विस्फोट, पूरा समुद्र जल उठा। लाल आग जैसे खून पूरे समुद्र तल को रोशन कर रही थी। यह आग किसी भी पानी से नहीं बुझी। ये थी अंतिम प्रतिरोध की आग, अंतिम जीवन की चमक। येजू ने अपने अंतिम क्षण में खुद को बलिदान कर दिया ताकि फॉर्मेशन टूट सके और गु मिंगजू मुक्त हो सके। गु मिंगजू की आंखें लाल हो गईं। येजू, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसी क्षण गु मिंगजू की आंखों में ठंड उतर आई। वह सीधे ली हुवैंग की ओर लपका। स्पीयर की चमक बिजली जैसी थी। धम, ली हुवैंग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। सिर नीचे झुक गया और फिर उसका शरीर आग में गिर गया और राख बन गया। इसके बाद गु मिंगजू रुका नहीं। वह कोरल रीफ के चारों ओर घूमता रहा। उसका स्पीयर बिजली की तरह चमकता रहा। हजारों बीस्ट कल्टिवेटर्स आग में गिरते रहे। समुद्र तल एक युद्धभूमि बन गया और गु मिंगजू एक भूत की तरह उसमें घूमता रहा, केवल एक चीज के साथ, न्याय का अंतहीन प्रहार। अध्याय 398 ग्रेट जो डायनेस्टी की ओर प्रस्थान। जैसे जैसे एक एक करके बीस्ट कल्टिवेटर्स गिरते गए, फॉर्मेशन बनाने वाले बचे हुए कल्टिवेटर्स ने आखिरकार गु मिंगजू की असली भयावहता को समझ लिया। चीखें और डर की आवाजें पूरे समुद्र में गूंजने लगीं। पानी उथल पुथल में बदल गया और लहरें उठने लगीं। जो अभी तक नहीं मरे थे वे घबराकर हर दिशा में भागने लगे। उनके लिए गु मिंगजू किसी इंसान जैसा नहीं था, वह नरक से निकला एक दानव था। उनके लॉर्ड की शक्ति तेज थी, लेकिन वह डर नहीं पैदा करती थी, सीधे मारती थी। लेकिन गु मिंगजू अलग था। वह बिना किसी विशेष स्पेल के केवल स्पीयर लेकर ऐसे घूम रहा था जैसे फसल काट रहा हो, लेकिन वह जीवन काट रहा था। डर उनके दिलों में धीरे धीरे बढ़ता गया और वे सहन नहीं कर पाए। गु मिंगजू का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, फ्लोटिंग जेड आइलैंड का विनाश और येजू की अंतिम आत्मा बलिदान वाली चीख। उसकी स्पीयर लगातार चलती रही। कुछ ही समय में लगभग 10,000 बीस्ट कल्टिवेटर्स मारे जा चुके थे।
वह अब इसे सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक स्मृति यज्ञ बना चुका था। ये जू के लिए एक बलिदान। समुद्र जल रहा था, खून बह रहा था और अंततः सब शांत होने लगा। गू मिंगजू ने अपनी स्पीयर को जमीन में जोर से गाड़ दिया। एक भयानक आवाज के साथ समुद्र तलफट गया। फिर उसने फिर से स्पीयर उठाई और दूसरी जगह गाड़ दी, और फिर दोनों दरारें मिलकर एक घेरा बना गईं। उसने जोर से दहाड़ लगाए। समुद्र तल का एक बड़ा हिस्सा ऊपर उठ गया, जैसे किसी आइलैंड को उखाड़ दिया गया हो। फिर उस मिट्टी को उसने कोरल रूइंस पर फेंक दिया। एक समुद्री कब्र बन गई। ये जू के लिए एक अंतिम विश्राम स्थल। चिंता मत करो, जिसने तुम्हारा रूप लिया था वह कल तक नहीं जिएगा, गू मिंगजू ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में ठंडक थी। फिर उसने स्पीयर उठाए और हवा में निकल पड़ा, सीधे समुद्र को चीरते हुए ऊपर आसमान की ओर। और फिर वह ग्रेट जो डायनेस्टी की दिशा में उड़ चला। उसके भीतर का रक्तपात शांत हो चुका था। उसी समय ग्रेट जो डायनेस्टी का तटीय क्षेत्र, धरती खून और लाशों से भरी हुई थी, और वहां खड़ा था फ्लोटिंग जेड आइलैंड का स्वामी, फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर। उसका ड्रैगन रोब हवा में फड़फड़ा रहा था और वह गुस्से और थकान के साथ लगातार हमला कर रहा था। लेकिन उसके चारों ओर 5 पीक मॉर्टल रेल्म कल्टिवेटर्स लगातार घूम रहे थे। वे सीधे लड़ नहीं रहे थे, वे बस उसे रोक रहे थे। उसे जाल में फंसा दिया गया था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर के चेहरे पर अब थकान और चिंता थी। उसे समझ आ गया था, ये सब पहले से तय किया गया ट्रैप था। अंडरवाटर बीस्ट कल्टिवेटर्स और ग्रेट जो की शक्ति ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह यहाँ आएगा। और यह सहायता मिशन असल में एक घात था। उसने आकाश की ओर देखा, दक्षिण दिशा फ्लोटिंग जेड आइलैंड की तरफ। उसका दिल भारी हो गया। उसे नहीं पता था कि उसकी अपनी फ्लोटिंग जेड आइलैंड पहले ही नष्ट की जा चुकी थी। अध्याय 399 रेस्क्यू। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर, जो वर्षों से अर्थ रेल्म में था, पहले कभी 5 मॉर्टल रेल्म डेमन कल्टिवेटर्स को गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसे उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना पड़ रहा था। उसे साफ समझ आ चुका था कि यह फॉर्मेशन निश्चित रूप से ज़ू फेंग्यू की रचना है। केवल वही व्यक्ति जो कभी वर्ल्ड गॉड कहलाता था ऐसी फॉर्मेशन बना सकता था जो अर्थ रेल्म कल्टिवेटर्स को भी रोक सके। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर स्वभाव से शांत और साधना केंद्रित व्यक्ति था। वह अनावश्यक हत्या से दूर रहता था और मन की स्थिरता को ही असली साधना मानता था। इसी कारण उसने फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर नियंत्रण मिलने के बाद भी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि ज़ू फेंग्यू फिर से दुनिया में लौट आया है, तो उसे समझ आ गया कि अब वह अलग नहीं रह सकता। 1000 साल पहले की भयानक लड़ाई उसकी यादों में थी और अब वह जानता था कि ज़ू फेंग्यू फिर वही करेगा। इसलिए उसे रोकना ही होगा, चाहे वह पूरी तरह आश्वस्त न भी हो। 5 मॉर्टल रेल्म पीक डेमन कल्टिवेटर्स लगातार उसके चारों ओर घूम रहे थे। वे जानते थे कि अगर फॉर्मेशन न होती तो वे फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर के एक ही वार में मर जाते। लेकिन अभी भी वे जीवित थे, इसलिए सावधान थे। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर हवा में शांत खड़ा था, हाथ पीठ के पीछे। वह उनकी हर हरकत को पढ़ रहा था। उसी समय उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस उत्तर दिशा में भेजी, ये देखने के लिए कि क्या ग्रेट जो डायनेस्टी से कोई सहायता आ रही है। लेकिन कुछ नहीं आया। समय बीतता गया और अंत में उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कोई मदद नहीं आएगी। अचानक समुद्र फटता हुआ एक आग से जलती हुई स्पीयर निकली। वह आकाश को चीरती हुई सीधे फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर की ओर बढ़ी। उस पल तुम आखिर आ ही गए, फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। उसने उस स्पीयर में छिपी हुई भारी किलिंग इंटेंट को महसूस कर लिया था। वह स्पीयर थी गू मिंगजू की, आग से जलती स्पीयर जैसे पूरी दुनिया को चीर रही थी। सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। आसमान में सिर्फ वही स्पीयर बची थी। 5 डेमन कल्टिवेटर्स का चेहरा बदल गया। वे समझ गए थे ये हमला बहुत भयानक है। वे तुरंत फॉर्मेशन छोड़कर भागने लगे। लेकिन वे नहीं जानते थे यह फैसला बहुत देर से लिया गया था। एक तेज पक्षी जैसी चीख गूंजी। अचानक फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने अपनी असली फॉर्म ले ली। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर अब विशाल कूनपेंग बन चुका था जो 100 मील तक फैल गया था। एक ही झटके में उसने एक डेमन कल्टिवेटर को पकड़कर खत्म कर दिया। उसी समय गू मिंगजू की स्पीयर ने भी दिशा बदल दी। वह सीधे भागते हुए कल्टिवेटर्स को चीरने लगी। खून समुद्र में बिखर गया। कूनपेंग और स्पीयर दोनों एक साथ मौत बनकर गिर रहे थे। कुछ ही क्षणों में 5 पीक मॉर्टल रेल्म कल्टिवेटर्स मारे जा चुके थे। लड़ाई अचानक खत्म हो गई। दुश्मन सेना टूट गई और पीछे हटने लगी। लेकिन फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर और गू मिंगजू ने पीछा नहीं किया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर फिर ह्यूमन फॉर्म में आ गया। वह अब भी गू मिंगजू को देख रहा था। उसे सवाल थे, कई सवाल। और फिर गू मिंगजू नीचे उतरा। उसके हाथ में जलती हुई स्पीयर थी। उसके सामने दुश्मन सेना बिखरी हुई थी। लेकिन उनके लिए अब वह इंसान नहीं था, वह डर था, एक दानव जैसा। अध्याय 400। अब कोई फ्लोटिंग जेड आइलैंड नहीं रहा।
एक ही स्पीयर के वार में हजारों डेमोनिक कल्टिवेटर्स का मारा जाना, ये घटना ग्रेट जो डायनेस्टी के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। सिर्फ ग्रेट जो में ही नहीं, बल्कि पूरे फ्रीजिंग कोल्ड लैंड और तीनों रोग कल्टिवेटर आइलैंड्स में भी एक अनकहा नियम था। बहुत शक्तिशाली कल्टिवेटर्स को कमजोर कल्टिवेटर्स को खुलेआम नहीं मारना चाहिए, वरना पूरी सेना भी सिर्फ एक तरफा स्लॉटर बन जाती। इसी कारण कुछ शक्तिशाली अस्तित्व जैसे आरव शर्मा आमतौर पर ऐसे युद्धों में शामिल नहीं होते थे। और इसी कारण फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने भी मॉर्टल रेल्म कल्टिवेटर्स को खत्म करने के बाद आगे बढ़कर मैसेकर नहीं किया था। लेकिन गू मिंगजू अलग था। उसने ऐसे काम किए थे जिन्हें कोई करने की हिम्मत नहीं करता था। और यह पहली बार नहीं था। फ्रीजिंग कोल्ड सी के नीचे उसने पहले ही लगभग 10,000 बीस्ट कल्टिवेटर्स मार दिए थे। फ्लोटिंग जेड आइलैंड के रेयर हॉल में भी उसने हजारों को खत्म किया था। कुल मिलाकर 10,000 से अधिक मौतें उसके हाथों हुई थीं। अगर यह खबर फैलती तो पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड हिल जाता, लेकिन अब उसकी शक्ति इतनी थी कि दुनिया का डर भी उसे रोक नहीं सकता था। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर अब भी शॉक में था। गू मिंगजू ने अचानक ही इतनी तेजी से हमला किया था कि वह खुद भी हैरान रह गया। वह उसके सामने आकर बोला, तुमने जो किया है वह बहुत ज़्यादा है। अगर दुनिया को पता चला तो सभी कल्टिवेटर्स तुम्हारे खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। गू मिंगजू ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, मैंने फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर ही 10,000 से ज़्यादा लोगों को खो दिया है। उसके भीतर की किलिंग इंटेंट अभी भी शांत नहीं हुई थी। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने तुरंत सफाई दी। उस समय हालात बहुत गंभीर थे। मैं जो डायनेस्टी की मदद के लिए गया था, लेकिन गू मिंगजू ने उसे रोक दिया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड अब नहीं रहा। ये सुनते ही फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर कांप गया। क्या तुमने क्या कहा? गू मिंगजू ने कोल्ड एनर्जी के साथ कहा। जब तुम 100,000 कल्टिवेटर्स के साथ जो डायनेस्टी गए थे तभी फ्लोटिंग जेड आइलैंड पर हमला हुआ। अब वहाँ कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। यह आवाज़ पूरे पहाड़ में गूंज गई। 100,000 रोग कल्टिवेटर्स अचानक शांत हो गए। फिर क्या फ्लोटिंग जेड आइलैंड खत्म हो गया? यह असंभव है। हमारा घर खत्म हो गया। धीरे धीरे शोर बढ़ा, शौक, इनकार, बहस और फिर दुख और चीखें, क्योंकि उनमें से बहुतों के परिवार वहीं थे। अब इसका मतलब था उनके परिवार भी खत्म हो चुके थे। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने गुस्से और दुख में कहा, तुमने ये क्यों बताया? इससे मराल टूट जाएगा। गू मिंगजू ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, उन्हें सच जानने का हक है। पूरा माहौल शोक में डूब गया। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर नीचे झुक गया। मैं माफ़ी मांगता हूं, मैंने फ्लोटिंग जेड आइलैंड को बचा नहीं पाया। लेकिन रोग कल्टिवेटर्स ने तुरंत उसे रोक दिया। यह आपकी गलती नहीं है। हमारा राजा हमेशा हमारा प्रोटेक्टर रहा है। दोष उन अंडरवाटर बीस्ट कल्टिवेटर्स का है। फ्लोटिंग जेड आइलैंड मास्टर ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। मैं वादा करता हूं इस खून का बदला लिया जाएगा। और तभी दूर से अचानक किलिंग इंटेंट महसूस हुई। 10,000 ह्यूमन कल्टिवेटर्स की एक सेना अचानक चारों तरफ से निकल आई। वे पीछे से हमला करने वाले थे। गू मिंगजू की आंखें ठंडी हो गईं। घात लगाई गई है।